आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट और मैं चाहती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट ही रहूँ हमेशा। आपके अंदर अगर किसी चीज को लेकर पैशन है ना, तो फिर आपको स्कोप नहीं ढूंढना है, मतलब आपको सिर्फ वो काम करना है, वो काम अपने आप आपके लिए स्कोप क्रिएट कर देता है। मतलब आप सिर्फ लर्न करते जाओ, अर्निंग आपको खुद फॉलो करेगी। जब अपॉर्चुनिटीज का मतलब आपके पास भंडार है, व्हाई नॉट टू यूज देम। मैं आपके पास चलकर नहीं आऊंगी ना कि आप आर्ट करते हो, दिखाना जरा आपकी आर्ट क्या है। वही है, जो दिखता है वो बिकता है। पेंटिंग करने के बाद कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, दे जस्ट वांट कि किसी तरीके से उनको फंसा लिया जाए। एम्बियंस बहुत अच्छा होता है कि हाँ ठीक है सब कुछ अच्छा है, बट जो एक्चुअल चीज है कि भाई सीखने आए हैं, वो कोई सिखाने वाला नहीं होता है। इसमें करियर बन सकता है, इसीलिए लोग आर्ट चूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर करियर नहीं बन सकता होता तो शायद नहीं चूज करते। बट फिर वही है, आपकी ऑथेंटिसिटी वहां पर खत्म हो जाती है। आप यूट्यूब पे तो सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर लोगे, बट रियल लाइफ में जो एक्चुअल आर्टिस्ट है उनकी नजरों में आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं देख पा रही हूँ और मैं उसको बना नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे हाथों की प्रैक्टिस कम है। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप काम करते हो जब तक आप पूरा अपने आप को नहीं झोंक देते ना उसमें, तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती। और जब तक इंसान के पास इनर सेटिस्फेक्शन आ रहा है किसी चीज को करने से, वो खुश रह सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड गपशप। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, जिन्होंने अपनी आर्ट को न सिर्फ कैनवास तक सीमित रखा, बल्कि अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए लोगों तक भी पहुंचाया। कलर्स से दुनिया को एक अलग नज़र से देखने वाली, लेट्स वेलकम अंजलि पुंडीर। अंजलि, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट कर सकूँ। ऑल्सो मेरा बहुत पहले से ये सपना था कि मैं पॉडकास्ट करूँ किसी ना किसी के साथ, और आई थिंक यूनिवर्स सुनता है सबकी बातें, राइट? तो जो आप सोचते हो कहीं ना कहीं वो आपके ड्रीम्स के साथ अलाइन होने लगता है, एंड इसी तरीके से आपने मुझे फाइंड कर लिया एंड आई एम हियर। सो थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप जो हैं पेंटिंग्स बनाती हैं, इस सब के अलावा भी आप कुछ और करती है या सिर्फ आपका ड्राइंग या पेंटिंग या आर्ट की तरफ ही झुकाव है? ओके, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में है। जैसे पेंटिंग करना तो मुझे पसंद है ही, बट साथ में पेंटिंग के साथ साथ जैसे कि कैलीग्राफी हो गया, या फिर जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, म्यूज़िक, डांस, तो कहीं ना कहीं उनसे मेरा थोड़ा सा अलग लगाव है। तो मुझे वो सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन करे थे रिसेंटली, तो वहाँ पर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने आप को उस फील्ड में भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। और इसके अलावा टैटू मेकिंग और जो आर्ट के सारे फॉर्म्स हैं, मेहंदी आर्ट और ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है। मतलब और भी हैं छोटी छोटी चीज़ें, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, लाइव स्केचिंग स्पेशली वन इज़ माई फेवरेट। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है। तो जो ये आपकी आर्ट वाली जर्नी है, ये स्टार्ट कैसे हुई? ओके, सो आर्ट जर्नी मेरी बेसिकली एक होता है ना, जैसे बचपन से हम लोग आर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे आसपास वाले लोगों को भी दिखता है कि इसके अंदर वो थोड़ा सा एक टच है कि ये कुछ अच्छा आर्ट बनाता है दूसरे लोगों से एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो बचपन से कहीं ना कहीं वो लगता ही था हर एक चीज़ में कि कुछ भी बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट बना रहे हैं क्लास में, है ना? कि अगर कोई फाइल बनाई है तो उसका कवर सबसे अच्छा बनाया है, तो सब लोग बोलते थे कि कितना अच्छा बनाया है। तो वो एक बचपन से ही था कि हर एक चीज़ को अच्छे से करना। फिर एक होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हो और आप उसको देखकर फैसिनेट हो जाते हो बहुत ज़्यादा, स्पेशली हमारे चाइल्डहुड में जब हम कुछ चीज़ें देखते हैं, हम कोई पेंटिंग देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये कितना अच्छा बनाया है, अगर किसी ने बनाया है तो कितना अच्छा बनाया है, काश मैं भी बना पाऊँ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बचपन से ही थी। और एक इंसिडेंट मुझे याद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर वो आर्टिस्ट वाली कला है और मुझे उसे आगे लेकर जाना चाहिए। तो 12th क्लास की बात है आई थिंक। तब मुझे नहीं पता था, जैसे मैं BFA का मेरा यूट्यूब चैनल है, बट उस टाइम पे नहीं पता था। तो मैं एक आर्ट कर रही थी और मैंने एक आर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। 1 घंटे का वो ट्यूटोरियल था जो मैंने देखा था, और जब वो बनकर आया था तो वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊंचा निकल कर आया था, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि शायद मैं वो कर सकती हूँ। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया कि आप एक मतलब इसी चीज़ में जाओ। तो वो जो इंसिडेंट है, मैंने एक आई की ड्राइंग करी थी। मुझे बचपन से आईज बनाना बहुत पसंद था, तो मैंने काफ़ी रियलिस्टिक आई बनाई थी। और वो आई जो मैंने बनाई थी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट करती है कहीं ना कहीं, कि वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो मुझे याद है कि हाँ, वहाँ से मुझे लगा कि मैं आर्टिस्ट बन सकती हूँ। तो अभी मैं उसी राह पे हूँ बस। तो आर्ट को लेके आपके स्कूल में भी ऐसा कोई किस्सा हुआ था कि मतलब होता नहीं कि आर्ट कुछ हम ड्राइंग कर रहे हैं, हाँ। दोस्त लोग होते हैं छेड़खानी कर देते नहीं कि आर्ट का कुछ मिटा दिया, इस टाइप का कुछ हुआ?
सो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक इंसिडेंट है, जैसे कि आर्टिस्ट टीचर जो होते हैं, स्पेशली आपके ड्राइंग टीचर जो होते हैं, उसका कहीं ना कहीं हाथ होता है कि वो आपको थोड़ा सा वो पिंच करते हैं कि ये चीज़ आप करो। तो वो एक मुझे इंसिडेंट याद है कि मैंने एक बार एक पोर्ट्रेट बनाया था, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि इसको कभी छोड़ना मत, क्योंकि मैं भी अभी आर्ट टीचिंग कर रही हूँ, तो मुझे भी पता है कि अगर मुझसे कोई छोटा स्टूडेंट जिसको मैं देखती हूँ, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर वो बहुत अच्छा आर्ट कर रहा है या वो बहुत उसके अंदर बाकी बच्चों से कुछ अलग है, तो वो चीज़ मैं भी नोटिस करती हूँ। तो सेम चीज़ उन्होंने भी नोटिस करी थी मेरे अंदर, और उन्होंने मुझे ये बोला था, 8th क्लास की बात आई थिंक, कि तुम इसे कभी छोड़ना मत। तो कहीं ना कहीं उनके वो शब्द मुझे याद रहेगा, और मैंने मैम को यही बोला था कि मैम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शायद बहुत अंदर से वो चीज़ थी कि नहीं, आर्टिस्ट ही बनना है ना, वो कहीं ना कहीं रहता है कि बहुत अच्छा है तो उसको करना है आगे। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो वो एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट था जो मुझे अभी भी याद रहता है। मतलब ऐसे होते हैं कई बार हमारे साथ, तो बचपन में हम ड्रीम देखते हैं नहीं कि क्या बोलते हैं मेडिकल की फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना हाँ, है या डेफिनेटली फिर ये पायलट। बचपन में बहुत चलता था कि नहीं हाँ, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। तो ये आर्ट वाला कैसे आया कि क्या नहीं आर्टिस्ट बनना है? क्योंकि मेरे ख्याल से जब हम बच्चे रहे होंगे तो उस टाइम पे आर्ट का ना इतना ज्यादा मतलब लोगों को क्रेज नहीं मालूम था, नहीं था। राइट। बीएफए क्या होता है ये सब लोगों को नहीं मालूम था उस टाइम पे। हाँ, तो वो तो वैसे अभी भी नहीं मालूम है जहाँ तक है मुझे लगता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि लोगों को पता चले। तो बचपन में ऐसा नहीं था कि मुझे शुरू से ही आर्टिस्ट बनना था, एक आर्टिस्ट वाली फीलिंग थी, बट ऐसा एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन कोई नहीं सोचता स्टार्टिंग में, राइट, कि आप इसको करियर में करियर की तरह देखते हो। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें जो बताते हैं स्टार्टिंग से, वो यही बताते हैं कि बेटा आपको डिग्री करनी है आगे, मतलब पीसीएम करनी है या फिर पीसीबी करनी है, उसको लेकर आगे आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है। तो मेरा भी बहुत सारे सपने थे, मतलब हम जब छोटे होते हैं तो बहुत सारे सपने रखते हैं, राइट, कि पहले मुझे डॉक्टर भी बनना था। फिर मेरे को 11th क्लास तक आई वॉन्टेड टू बिकम IPS ऑफिसर। तभी मैंने ह्यूमैनिटीज़ भी ली थी, और मेरे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में ना साइंस और पॉलिटिकल साइंस नहीं था, मतलब सिर्फ होम साइंस और इकोनॉमिक्स वो सारे सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने ज़बरदस्ती, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, उसको IAS बनना था, मुझे IPS बनना था, तो हम दोनों ने हिस्ट्री अपने स्कूल में मैम से बात करके एक अलग से सब्जेक्ट लगवाया था, क्योंकि बिकॉज वी वांटेड टू स्टडी हिस्ट्री, और हमारे गोल के साथ भी वो अलाइन कर रहा था। तो वो जो है वहाँ से, मतलब स्पेशली लगवाने के बाद, उसके बाद हमारा एक और सपना फिर वहाँ से छोड़ दिया, मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। एक बार टीचर ने पूछा कि अभी भी कोई है क्या, मतलब मैंने पीसीबी ली थी। पीसीबी लेने के बाद हमने जब आर्ट हिस्ट्री ली थी ना, उससे पहले का मैं बता रही हूँ, अभी पीसीबी जब मैंने ली थी तो उसमें क्या हुआ था, टीचर ने एक दिन रैंडमली 1 महीने बाद पूछा कि अभी भी कोई है क्या कि जिसको छोड़कर जाना हो। तो मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो हमने ऐसे रेज हैंड किया और हम लोग नेक्स्ट डे ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन में चले गए। और फिर ह्यूमैनिटीज़ में हमें जाके पता चला कि भाई आर्ट हिस्ट्री नहीं है, तो हमने आर्ट हिस्ट्री लगवाया। तो फिर वो सपना भी छूट गया। फिर कहीं ना कहीं आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया। ठीक है, फिर मैंने आपको 12th वाला इंसिडेंट बताया कि वो आई बनाई थी, तो फिर श्योर हो गया कि नहीं अब तो मुझे यही करना है। तो ऐसा था फाइनली, मतलब काफ़ी सारे सपने रहे, बट एट द एंड आपको वो एक होता है ना फाइनल लुक, वो मिल जाना एक तरीके से हिंट कि नहीं दिस इज़ फॉर यू। तो उस टाइम पे जैसे BFA नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझे, बट स्टिल आई चोज समथिंग डिफरेंट, जो बाकी लोगों को, मेरे पेरेंट्स को भी शायद श्योरिटी नहीं थी कि इसमें कुछ करियर होगा कि नहीं होगा। अभी तो जैसे मेरा चैनल है, बट उस टाइम पे कोई चैनल नहीं था जो BFA के बारे में स्पेशली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता। बट स्टिल मैंने वो रिस्क लिया कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अंदर से आ रहा था, तो मैंने वो कर दिया कि नहीं अभी मुझे करियर बनाना है तो BFA में ही बनाना है और इसी में ही आगे करना है। ये IAS वाला सपना कैसे आया? मतलब होता है ना इंस्पिरेशन मिलती है हमें कई बार कि यार ये IPS है, ये IAS है, इसको देख के जो है लोग सैल्यूट कर रहे हैं या अच्छा लग रहा है देख के। डेफिनेटली, जैसे मूवीज़ देखते हैं हम बचपन में, कोई फीमेल आपने एक्टर को देख लिया वो इस तरीके से एक्ट कर रही है, स्पेशली किरण बेदी जो है वो इस फील्ड में आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनको देखकर मुझे लगता था कि मुझे भी होना चाहिए। मतलब वो पता नहीं, बचपन में आपको काफ़ी सारे सपने होते हैं ना, और वो क्यों होते हैं वो भी नहीं पता होता है, बट वो था कि मुझे बनना है। फिर धीरे धीरे वो खुद ही हट जाते हैं, फिर आपके अंदर से जो होता है आप एक्चुअल में तो वही करते हो, तो वो था। तो पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला आपको कि मतलब, क्योंकि जैसे मैंने आपको या आपने भी बोला भी कि जो है आर्ट एक मतलब पहले के टाइम पे, अभी तो फिर भी लोगों को काफी अवेयरनेस है, पर उस टाइम पे ये था ना कि मतलब एज अ करियर आप इसे नहीं चुन सकते। मतलब ये पेरेंट्स का थॉट होता था कि यार आर्टिस्ट बनना है, चलो ठीक है तुम कर लेना, पर पार्ट टाइम करना, अपने शौक पूरे कर लेना, पर एज अ करियर तो आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ऐसे बोला नहीं कि मतलब नहीं आपको कुछ और करना है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? होता है ना आजकल के पेरेंट्स बोल देते हैं। डेफिनेटली, बट मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला। जैसे PCB ली थी तब उनको थोड़ा सा लगा था कि ह्यूमैनिटीज़ में क्यों अचानक से शिफ्ट हो रही हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ को मतलब अभी भी आई थिंक उस तरीके से देखा नहीं जाता है। उसको सोचा जाता है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं, उनको पटक दिया जाता है वहाँ पर, राइट। तो उसी तरीके से मेरी वो खुद की चॉइस थी। मेरा 10 CGPA आया था, मैथ्स और साइंस भी काफ़ी अच्छी हो गई थी उस टाइम तक, तो PCB ले लिया था। तो फिर वही है कि पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि चलो क्यों चेंज कर रहे हो, बट फिर मैंने समझाया
तो स्टार्टिंग से ही ना उन्होंने मतलब एक होता है ना कुछ पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि वो हर एक डिसीजन में आपके इंटरफेयर करते हैं, बट मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, लकी हूँ मैं। उन्होंने मेरे हर डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। उस टाइम पे भी मैंने उनको सिर्फ 1 महीने पहले बताया था कि बीएफए में एंट्रेंस होता है, मतलब जैसे बाकी में क्या होता है कि आप सीधा मार्क्स लेकर आओ और आप एंटर कर जाते हो, अच्छे परसेंटेज आते हैं। तो मैंने 1 महीने पहले बताया, तो स्टिल मेरे पेरेंट्स ने मतलब मेरे फादर ने मेरे लिए कोचिंग ढूंढी थी 1 महीने की, जो कि मैंने करी थी, और उन्होंने मतलब मेरा हर उस पर साथ दिया था। उसके बाद मेरा 2 साल नहीं भी हुआ था, फिर भी वो पेशेंस उन्होंने दिखाया कि नहीं, इसको जो करना है वही करेगी, और अभी तक भी वो मेरे किसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। और आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने बच्चे को छोड़ रहे हो कि आपको जो करना है आप वो करो, तभी उसके अंदर वो सेंस भी कहीं ना कहीं डेवलप हो पाता है। तो पेरेंट्स ने जो फ्रीडम दी उसकी वजह से आज मैं जो भी कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, आई थिंक, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस में हम वो चीज़ें नहीं कर पाते डेफिनेटली। तो वो एक काफ़ी अच्छा चीज़ रही मेरे साथ, मतलब पेरेंट्स को लेकर। तो जैसे आपने बीएफए के बारे में बताया, तो आपको लगता है कि आज भी इतना इम्पोर्टेंट है बीएफए करना? क्योंकि एज एन आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, राइट। कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना है या आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए, तो किसी को बीएफए क्यों करना है? ओके, सो दोनों चीज़ों की देखो इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मतलब आप खुद से डेवलप करके करना चाहते हो, स्किल्स आप अपनी डेवलप कर रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉलेज की जो एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपको शेप करती है, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। आप जब अपने जैसे लोगों से मिलते हो, अपने जैसे लोग जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट में, उसी इन्वायरमेंट में जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि दुनिया कैसे काम करती है। सिर्फ अगर आप एक कमरे में बैठ के आर्ट कर रहे हो, ठीक है, बस करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, उससे आपकी आर्ट तो डेवलप हो रही है, बट ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो पाती है जहाँ तक है। तो बीएफए की इंपॉर्टेंस ये है कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो घर पे कुछ भी बना सकता है, उसके पास कोई करिकुलम नहीं होता है कि भाई इस चीज़ को फॉलो करके ये करना है। वो कुछ भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर रहा है और बना रहा है। कुछ ही बहुत रेयर आर्टिस्ट होते हैं जो शुरुआत से ही मतलब कुछ डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई वो चीज़ करे। हर कोई सिर्फ कॉपी करता है स्टार्टिंग में, और आई थिंक कॉपी करके ही हम लोग सीखते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ भी है, बट आधे लोग उससे उभर ही नहीं पाते। बट कॉलेज एजुकेशन का यहाँ पर ये रोल है, स्पेशली बीएफए का, कि वो आपको ना एक थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग किस तरीके से करते हैं उस प्रोसेस के थ्रू ले जाता है। मतलब वो बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए कि आप किस तरीके से सोच कर कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग आप अपना कैसे क्रिएट कर रहे हो। तो कॉलेज डिग्री का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आई थिंक इसीलिए बीएफए सबको करना चाहिए, क्योंकि एक तो डिग्री है, डिग्री आपको करनी ही है और आपको आर्टिस्ट भी बनना है, तो वाई नॉट बीएफए। अगर आपको आर्टिस्ट ही बनना है तो बीए करके या बीटेक करके क्यों करना है, राइट? तो सीधा बीएफए करके ही कर लो। एक तो वो फ़ायदा है कि वो प्रोफेशनल डिग्री आपकी 4 साल की, प्लस उसमें यह है कि आप उस 4 साल में बहुत कुछ सीखते हो। कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आते हो, ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस, आपके फ्रेंड्स, वो एक लाइफ भी बहुत ज़रूरी है आई थिंक एक इंडिविजुअल के लिए, जो कि उसके लाइफ टाइम काम आती है, राइट? कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ में हमेशा याद रहते हैं। प्लस बीएफए का जो स्ट्रक्चर है, कोर्स है, थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि स्कूल्स जो कॉलेजेस होते हैं वो कुछ चेंज नहीं करते, स्पेशली इंडिया में एजुकेशन का यही हाल है। बट कहीं ना कहीं अगर आप खुद से वो चीज़ कर रहे हो ना, खुद से बेटर करने की कोशिश कर रहे हो कॉलेज जाते जाते, तो बहुत बेनिफिट ही है आपको। कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए लॉस हो जाएगा कि बीएफए की डिग्री क्यों कर ली, बट बीएफए आई थिंक इट्स बेस्ट मेरे हिसाब से। तो आपने बीएफए कहाँ से करा था? ओके, मैंने बीएफए अभी रिसेंटली कॉलेज ऑफ आर्ट से ही किया है। अभी मेरी 4th ईयर जस्ट कंप्लीट हुई है, अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। तो कॉलेज ऑफ आर्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं कॉलेज ऑफ आर्ट को लेकर ही मोस्टली अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ कि उसका एंट्रेंस कैसे क्रैक करें। एक टाइम था जब उसका एंट्रेंस क्रैक करने के लिए मुझे 2 साल लग गए थे, 3rd अटैम्प्ट में मेरा क्रैक हुआ था। और आज एक टाइम है कि मैं स्टूडेंट्स का एंट्रेंस क्रैक करवाती हूँ, मतलब उनको प्रिपेयर कराती हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो ये मेरी एक जर्नी में बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए मैंने खुद प्रिपेयर किया है बहुत, उससे, और अभी मैं उसी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। तो जैसे मैं आपने बताया प्रिपरेशन भी कराती है, तो आपका शायद इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल भी है, तो क्या नाम है आपके चैनल का? ओके, सो माई चैनल नेम इज़ स्टार्ट विद आर्ट, एंड स्टार्ट विद आर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्ट विद आर्ट मतलब आप आर्ट से शुरू करो। मेरी जर्नी भी आर्ट से शुरू हुई थी, सो मतलब मैंने अपने चैनल का नाम भी स्टार्ट विद आर्ट से रखा है। और आई थिंक जो भी आर्टिस्ट बनना चाहता है आर्ट से ही वो स्टार्ट करता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं बीएफए के बारे में पढ़ाती हूँ, वहाँ पे थोड़ा वीडियोज़ डालती हूँ। तो करियर का स्टार्ट एक तरीके से वही होता है, राइट? कि आप बीएफए की एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक तरीके से स्टार्ट विद आर्ट मतलब वो बहुत अलाइन करता है स्टूडेंट्स के उससे और मेरे उससे भी, मतलब जो मैं पढ़ाती हूँ उससे।
तो ये थॉट कैसे आया कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी डालनी है वीडियोस? मतलब Okay. होता है ना कि लोग है कि आपने पढ़ लिया है तो आप दूसरों को पढ़ा रहे हैं पर ऑफलाइन क्लासेस में, Right. तो ये वाला थॉट कैसे आया कि जो है यूट्यूब चैनल बनाना है अपना? ओके, सो पढ़ाने का शौक मुझे बचपन से ही है। मतलब जैसे मैं स्कूल टाइम पे भी बहुत कुछ चीज़ सीखी मैंने, तो मुझे उसे सिखाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप कुछ नया सीख रहे हो, तो किसी को बताकर उससे आप डबल सीखते हो। तो वो चीज़ मेरे अंदर बचपन से ही थी, और टीचिंग क्वालिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा समझाते हो। तो वो शुरू से ही रही, और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत फील होता है वो चीज़। तो जैसे अभी जब मेरा 12th ख़त्म ही हुआ था, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाती थी एंट्रेंस के लिए। मतलब जैसे मैंने कुछ पढ़ा तो उनको वो बोलते हैं ना कि रिवीजन करा दे यार, मेरा भी रिवीजन करा दे, इस तरीके से। तो उनका कराते कराते होता है कि आप डबल पढ़ते हो जब आप किसी का रिवीजन कराते हो, तो राइट। तो वहीं से थोड़ा सा वो डेवलप हुई क्वालिटी। और साथ में यूट्यूब का आइडिया ऐसे आया कि उस टाइम पे यूट्यूब चैनल्स वगैरह चल ही रहे थे, मतलब बहुत पहले से चल रहे हैं ऑब्वियसली, और सबको ही लगता है कि एक आर्टिस्ट है या कोई भी फील्ड में है तो आप अपना यूट्यूब चैनल रखो, है ना, मतलब उस पर कुछ ना कुछ ग्रो करो। तो वही था कि मैंने सोचा कि चलो यार मैं भी कोशिश करती हूँ। तो मैंने पढ़ाने से स्टार्ट नहीं किया, मतलब ऐसी कैलीग्राफी वगैरह डाली, कुछ आर्ट डाली। बट देन अगेन मेरे को आर्ट हिस्ट्री पढ़ाने में बहुत मज़ा आने लगा। तो मैंने शुरुआत में आर्ट हिस्ट्री के ऊपर, रेनेसांस आर्टिस्ट के ऊपर मतलब कुछ वीडियोज़ बनाए थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा मिलता गया, और जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी उसी टाइम पे, तो जो मैं खुद पढ़ रही थी वो मैं वहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो वो ऐसे स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? ओके, काफ़ी मतलब स्ट्रगलफुल रही थी मेरी यूट्यूब जर्नी इन स्टार्टिंग। सर जैसे कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्टिंग में मतलब बिलोंग करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इंडिया में ना, मतलब मोस्टली आपके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। यूजुअली यू लिव इन अ रूम, रेंटेड हाउस में लोग रहते हैं। तो मैं भी उसी चीज़ में रहती थी। तो मतलब एक बस मेरे अंदर ये थे कि मुझे कुछ तो करना है। मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ में मैंने सिंपल ऐसे नॉर्मल कैमरा रख के ही, पीछे कुछ भी दिख रहा है, कुछ कोई मतलब नहीं है, कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बस उसी में ही वीडियो शूट कर करके डाली हुई हैं। वहाँ पर भी मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उस कम इन्वायरमेंट में भी सिर्फ एक मैंने एक लैम्प बनाया था, मैंने वो भी खुद से बनाया था। मतलब लैम्प इन द सेंस बोले तो एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज़र काइंड ऑफ, एक कोई वो होता है बल्ब लगा के उसको डिफ्यूज़ करने का, वो मैंने खुद बनाया था। तो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खुद से करी थी, मतलब जो शायद अवेलेबल भी नहीं थी उस टाइम पे। कैमरा स्टैंड भी नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें कुछ एडजस्ट करके फर्स्ट वीडियोज़ बनाई थी। जून में स्पेशली, गर्मियों का टाइम था, एसी तो भूल ही जाओ, एसी जैसी चीज़ तो है ना, पंखा होता तो भाई अब पंखे की आवाज़ आएगी या तो फिर आपकी आवाज़ आएगी, सीधी सी बात है। तो वो चीज़ बंद करके इतनी गर्मी में कमरे में आप बना रहे हो, जून में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, और उसी टाइम पे पीक होता है, मतलब उसी टाइम पे स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रगलफुल रही है स्टार्टिंग में, बट करना था तो वो चीज़ करी भी है मैंने। मतलब इतने ख़राब सिचुएशंस में भी आई एम एबल टू क्रिएट द वीडियोज़, खुद से एडिटिंग सीखना, खुद से उसको पोस्ट करना, खुद से सारी चीज़ें सीखना। मतलब यूट्यूब जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक वीडियो बना दी और डाल दिया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आपका थंबनेल कैसा होगा, आपका आपने किस टाइम पे डाला, क्या आपकी ऑडियंस है, किस तरीके से आप उसको डिज़ाइन करोगे, किस तरीके से एडिट करोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आपके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं जब आप बोल रहे हो, है ना, आप इधर उधर देख रहे हो। स्टार्टिंग में बहुत नर्वस होते हैं हम, जब स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, हमसे नहीं बोला जाता कैमरा पे देखकर। तो वो सारी चीज़ें जब मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आई लव दिस गर्ल, यार ये कितनी मेहनत कर रही है, मतलब ऐसा लगता है उसको देखकर। मतलब छोटी हूँ ऑब्वियसली, मेरा छोटा वर्जन, और इतने हार्श सिचुएशंस में भी चार्ट पेपर बैकग्राउंड लगा के, है ना, वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करना सिर्फ एक छोटे से कैमरा से, और फिर वो खुद से अर्न करके अपना वो एक लेवल लेकर आना। तो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही, और कभी ना कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार वर्थ इट था सब कुछ, मतलब करा और अभी करा है। और अभी फ्यूचर अंजलि को भी मैं यही बोलूँगी कि यार अभी जो कर रही हो करते रहो, फ्यूचर में शायद और ज़्यादा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि यार यू डिड इट वेरी नाइस। तो वो बहुत सीखा है यूट्यूब जर्नी से। तो जैसे आपने बोला ना फ्यूचर अंजलि को, मेरा क्वेश्चन आपसे उल्टा है, अगर आपको पास्ट वाली अंजलि को कोई एक लेटर लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप उसको? पास्ट वाली अंजलि को मैं यही बोलूँगी कि तुम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, और जो तुम्हारे अंदर पैशन है ना, मतलब वो शायद बहुत कम लोगों के अंदर होता है, उस उम्र में बहुत कम लोगों के अंदर होता है। उस उम्र में बहुत कम लोगों को शायद चीज़ें इतनी जल्दी समझ आ जाती हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। वो सारी चीज़ें लोग काफ़ी टाइम ले लेते हैं फिगर आउट करने के लिए कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, बट शायद मुझे वो बहुत जल्दी समझ आ गया। तो मैं यही बोलूँगी कि वो जो तुमने समझा और जो तुम कर रही थी वो बहुत अच्छा किया तुमने, और
मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू, अगर तुम नहीं करती तो शायद मैं यहाँ बैठी नहीं होती, राइट? तो आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर मी बीइंग अ लिटिल वन, कि थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दैट स्टफ। और इतने, सच बताऊँ तो मेरा 12th के बाद ना इतना वेट लॉस हो गया था, मतलब मैं इतनी पतली हो गई थी, बहुत एक्सट्रीम, 40 पे मेरा वेट चला गया था, 38 39, मतलब एक्सट्रीम। और इवन 12th में मेरा 47 वेट था, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया था। बट उन सिचुएशंस में भी आई डिड वट एवर आई वॉन्टेड टू डिड। और ट्रैवल करना, कॉलेज स्पेशली, दिल्ली से गाजियाबाद डेली अप डाउन, 2 आवर का अप डाउन, आना जाना, वो सब मैंने किया। तो आई फील, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे उसको देखकर कि उसने ये सब चीज़ें किया, तो भी मैं आज ये अच्छे से कर पा रही हूँ। आपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, पर आपने स्टार्ट कब करा था वो आपने बताया नहीं, कितने साल पहले स्टार्ट करा था? हाँ, मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करे हुए, जैसे मैंने 12th ख़त्म करी, 12th के 1-2 बाद ही मैंने करा, मतलब डालनी वीडियो स्टार्ट करी। बट ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में ना, जैसे 6 महीने पहले एक वीडियो डाल दी, उसके बाद 6 महीने बाद डाल रहे हैं, ऐसा सीन था। बट फ्रॉम द लास्ट 4 years आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन इट। और उसी टाइम में मेरा भी 25 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए। जल्दी भगवान करे 100 हो जाए, 100 के हो जाए। तो वो 4 साल के अंदर थोड़ा सा मेहनत करी है, और उससे पहले तो थोड़ा ऐसा सही था बस। ओके, तो इसके अलावा कभी ऐसा ख्याल आया कि क्या बोलते हैं यार, यूट्यूब में ग्रोथ तो हो नहीं रही है, छोड़ देते हैं यूट्यूब? बहुत बार आता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार BFA को कोई जानता ही नहीं है, मैं कंटेंट बनाए जा रही हूँ, मैं इतने वीडियोस बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे 1300 से ज़्यादा वीडियोस है। यू वोंट बिलीव कि 1300 से ज़्यादा वीडियोस मैंने डाली, और स्टिल आई एम हैविंग 25K ओनली। तो वो उससे यही पता चलता है कि मैं काम तो बहुत कर रही हूँ, बट बिकॉज BFA की रीच उतनी नहीं है अभी, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। आई कैन सी द डिफरेंस कि लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना है, और उससे पहले कितना था। तो मेरी ग्रोथ भी हो रही है उसके थ्रू। बट लगता है बहुत बार कि यार जितने जल्दी बाकी लोगों को ग्रोथ मिल जाती है, शायद आपको उतनी जल्दी नहीं मिल रही है, क्योंकि एक तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आप काम करते हो, जब तक आप पूरा अपने आप को नहीं झोंक देते ना उसमें, तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती। और साइड बाय साइड आप कोई चीज़ चला लो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर यूट्यूब करना है तो यू हैव टू बी अ फुल टाइम यूट्यूबर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपका एल्गोरिदम, बहुत सारी चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, थोड़ी स्लो ग्रोथ है, बट ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड कि ठीक है, चलो अच्छा ही हो रहा है। आजकल यूट्यूब में भी ना लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। एजुकेशन से का ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है, राइट? अब जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो शायद बहुत ही कम लोग इसको सुने पेशेंटली कि किसी की जर्नी कैसी हो सकती है। हम भी जब पॉडकास्ट सुनते हैं तो हम मतलब ऐसा करते हैं, हमें लगता है कि यार जल्दी जल्दी बताओ ना यार, कितना क्या कर रहे हो, है ना? तो ऐसा होता है बहुत बार। बट एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ है तो हम फटाफट से उस पर हुक रह गए, उसको देखते रहेंगे कि यार वाओ वाओ, मतलब पूरा, जब तक हमें ऐसा नहीं लगा कि पूरी वीडियो नहीं खत्म हो जाए तब तक हम उसको देखते हैं। तो वही है कि क्विक एंटरटेनमेंट एक तो आ गया है, 3 seconds 5 सेकंड के शॉर्ट्स एंड रील्स। एक्चुअली जब से इंस्टाग्राम की रील्स आई है तब से लोगों को ज़्यादा हो गया कि हाँ, नहीं, हम इतने लंबी वीडियो नहीं देख सकते, हम तो बस जल्दी देखेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि अटेंशन स्पैन ही कम हो गया लोगों का। लोग नहीं टिकना चाहते एक चीज़ पे। मतलब हम भी उसी जनरेशन का पार्ट हैं कि हमें भी लगता है कि यार कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ, दिस इज़ सो बोरिंग। बट एक इस सब चीज़ के साथ ना आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए कि आप कितनी देर के लिए डेटा कंज्यूम कर रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप देख भी रहे हो 5 सेकंड का शॉर्ट्स या कुछ भी देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो आप, है ना? क्यों देख रहे हो उस चीज़ को? क्या मतलब वो आपके ग्रोथ में ऐड कर रहा है या फिर आपको वो डिग्रेड कर रहा है? उससे आप किसी अच्छी चीज़ के लिए कुछ सीख रहे हो या फिर फालतू का वो बस आपका टाइम पास हो रहा है? तो वो चीज़ आपको माइंड में आई थिंक ध्यान रखना चाहिए बीइंग एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप कुछ भी वो लोग करोगे ना, मतलब कुछ भी एक तरीके से ईट करोगे, बेसिकली दिस इज़ योर फ्यूल, कि आप अपने आप को, माइंड को क्या दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो। तो कुछ भी देखोगे, कुछ भी सीखोगे, तो कुछ भी करोगे फिर ज़िंदगी में। अगर ये सोच समझ के करोगे तो वो ऑब्वियसली आप अच्छा ही करोगे फिर। तो आपको लगता है कि एक आर्टिस्ट को जो है अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? डेफिनेटली आई विल, मतलब इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि एक आर्टिस्ट को अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, स्पेशली आज के टाइम पे जब अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब आपके पास भंडार है। वाई नॉट टू यूज़ देम, राइट? अगर आप अपनी कला जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसको जब तक दुनिया को नहीं दिखाओगे, दुनिया को नहीं बताओगे कि आप क्या कर सकते हो या क्या कर रहे हो, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। वाई वुड समवन टेक इंटरेस्ट इन दैट? कि मतलब मैं आपके पास चलकर नहीं आऊँगी ना कि आप आर्ट करते हो, दिखाना ज़रा आपकी आर्ट क्या है, ऐसे तो नहीं होगा। लोग आपके पास चल कर आएंगे कि हाँ आप कुछ दिखा रहे हो, तभी वो लोग देखेंगे, राइट? वही है, जो दिखता है वो बिकता है। तो एक आर्टिस्ट को अगर प्रोफेशनली और फाइनेंशियली भी ग्रो करना है तो आई थिंक उसको यूट्यूब पर होना ही चाहिए। और अगर आप नहीं हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ लोग कुछ ना करके भी यूट्यूब के थ्रू बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना? मतलब होता है ना कि कुछ आर्टिस्ट हैं ऐसे जिनको कुछ भी नहीं आता, बस दे नो स्मॉल थिंग्स टू मेक,
बट वो उसको बना के ही इतना बड़ा कॉर्पस वो कर ले रहे हैं। तो आप इतना कुछ जानते हो, आप इतना कुछ आते हो, आप क्यों पीछे रह रहे हो? सिर्फ ये बोल कर कि नहीं ये सब हमसे नहीं होता है, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको आगे ग्रो करना है तो यू हैव टू लाइक एक यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में। तो ये वाला थॉट कैसे आया कि क्या बोलते हैं इस यूट्यूब चैनल पे जो है अपनी आर्ट की वीडियो के अलावा जो है BFA के बारे में भी बताना है? ओके हाँ, वही जैसे कि मेरा फेलियर मैं आपको बताया अभी कि 2 साल बाद जाके मेरा एंट्रेंस क्रैक हुआ था। और कहीं ना कहीं सभी के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि 12th के बाद ही उनका बच्चा कोई डिग्री कर ले, है ना। ऐसा एकदम से 2 साल का गैप आ जाना, इट इज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग। तो ये था कि BFA कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब जिस चीज़ को पाने की मैंने इतनी चाहत की थी ना, मतलब जो मैं अभी कर रही हूँ वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई बेसिकली। 2 साल ना होने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में होना, इवन दो मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे थे 12th में भी 94%। उस टाइम पे परसेंटेज को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बट जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में जो कॉलेजेस होते हैं और जो आउटसाइड स्टूडेंट्स होते हैं उसमें उनके सीट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे दिल्ली वाले बच्चों के लिए 85% सीट्स होते हैं और आउटसाइडर्स के लिए 15%। तो 15% में बोले तो 7-8 सीट होती है सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो वो बहुत कम सीट्स हैं। तो उसको लेने के लिए आपको जो स्ट्रगल करना पड़ा है, मतलब 2 साल का स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बीच में मैंने कॉलेज भी किया था, एक आईफा से किया था 1 साल, फिर ड्रॉप आउट कर दिया। देन उसके बाद 1 साल प्रिपरेशन करी। तो वो जो स्ट्रगल था ना, वो सारा का सारा स्ट्रगल कहीं ना कहीं अंदर एम्बेडेड था। तो उसको ऐसा लगता है ना कि आप उसको शेयर करो उसी चीज़ से ही, क्यों ना, मतलब जो मैं खुद कर रही थी वो मैंने मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बहुत मेरा फेलियर टू स्ट्रेंथ, ये मेरा बहुत मतलब मेरी इंपॉर्टेंट सीख है कि आप अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करो ऑलवेज। तो उससे कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली पहुँचोगे। तो जैसे आप अपने YouTube चैनल पे या आप खुद भी पर्सनली क्लासेस में भी BFA एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताते हो, आपको क्या लगता है बच्चों का जो है झुकाव किस तरीके, मतलब जैसे होता है ना आर्ट के अंदर भी अलग अलग फॉर्म्स है, राइट। तो किस तरीके से, मतलब आपको क्या लगता है कि बच्चे जो है ये वाला आर्ट फॉर्म ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं? जैसे आजकल का टाइम है तो आजकल क्या कहते हैं डिजिटल आर्ट, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं। मैंने अप्लाइड आर्ट से किया, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है उसमें कॉलेज में। बट मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं बना क्योंकि मेरे अंदर वो हाथ से काम करने वाला कीड़ा है हमेशा से ही, और वो ही है। इवन दो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी बट आई चोज़ कि मुझे मैनुअल आर्ट ही करना है। मतलब मुझे लाइव पोर्ट्रेट्स, स्केचिंग्स, ये सारी चीज़ें करनी है। तो आई थिंक ये बहुत पर्सनल हो जाता है कुछ कुछ लोगों के लिए। अब जैसे जॉब करनी है तो स्टूडेंट्स यूजुअली टेक अप्लाइड आर्ट्स, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करते हैं क्योंकि उनको उसको डायरेक्ट करके दे विल गेट जॉब, सॉफ्टवेयर सीख के दे विल गेट जॉब, क्योंकि जो कि आज हो भी रहा है, जो कि जिसकी डिमांड भी है बहुत ज़्यादा। तो एक आर्टिस्ट कहीं ना कहीं हमेशा इस चीज़ में फंस जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनके मन में हमेशा ये डिलेमा रहता है कि जॉब की तरफ जाएं या फिर अपना पैशन फॉलो करें। उनको पता नहीं होता है और एक स्टेबिलिटी देखकर भी चलते हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग यानी कि अप्लाइड आर्ट्स को चूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। कुछ लोग हैं जिनको पता है कि भाई जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या उनका बैकग्राउंड स्टेबल है, तो दे आर परस्यूइंग पेंटिंग, मतलब वो पेंटिंग को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। बट जिनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे इसके बाद कुछ करना है, कुछ जॉब करनी है, क्योंकि पेंट करके आप इंडिया में सेल नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको उतना मतलब कुछ अर्निंग सोर्स ऐसा डेवलप नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस आप पढ़ा रहे हो, अनटिल अनलेस आप बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हो या फिर आपके पास बहुत पैसा है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए एक आर्टिस्ट जो है आजकल मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा, मतलब डिजिटल आर्ट को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी वहाँ से मिल जाती है कहीं ना कहीं कि दे विल गेट अ जॉब, इसके बाद तुरंत ही मिल जाएगी। पेंटिंग करने के बाद कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अभी थोड़ा आई थिंक उस तरफ जा रहा है। तो आपके पेरेंट्स ने, जैसे होता है ना कई बार, जैसे जैसे आपने बताया कि आपका 2 साल का गैप रह गया था, देन उस टाइम पे आपके पेरेंट्स ने बेसिकली, आपकी अम्मा ने आपको कैसे सपोर्ट करा? मेरी मम्मी को तो बहुत डर रहता था, मतलब कि क्या करेगी आगे, क्या करेगी आगे, 2 साल बर्बाद कर दिए हैं। ऑब्वियसली हर किसी के पेरेंट्स को डर रहता है कि तुरंत बाद नहीं हुआ है तो 2 साल नहीं हुआ तो तीसरे साल में भी नहीं हुआ तो क्या करेगी। वो एक प्रेशर आपके ऊपर फील होता है और वो प्रेशर कहीं ना कहीं मेरे को खुद बहुत ज़्यादा फील होता था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स सेकंड ईयर में थे उस टाइम तक और मेरा कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ था। मतलब उनका सेकंड ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, थर्ड स्टार्ट होने वाला था और मैं यहाँ पर बिना कॉलेज के सिर्फ प्रिपरेशन करने में लगी पड़ी हूँ। बट उस टाइम पे अम्मा ने, मतलब मम्मी ने सपोर्ट किया डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनको मतलब मुझे पता था कि मुझे यही करना है तो मैंने तो उनको बता रखा था कि यही करना है। मैं उनको समझा देती थी कि ठीक है अभी नहीं हुआ है, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो वो उन्होंने, मतलब उनका रिएक्शन नॉर्मल था। बट कभी कभी वो पैनिक कर जाती थी कि नहीं कुछ तो कर ले, कुछ तो आगे कर ले। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो खैर आपको पता ही है इंडिया में कितना बड़ा वो है कि नहीं भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बस सब सेट है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। मतलब और कोई कुछ भी कर रहा हो, मतलब कितना भी कुछ अर्न कर रहा हो, उसके अलावा मतलब वो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, बस गवर्नमेंट जॉब लग जानी चाहिए फिर ही सक्सेसफुल है इंसान। तो वो उनको हमेशा रहता था, कहीं ना कहीं अभी भी रहता है।
मैं भी अच्छा भी कर रही हूँ, बट स्टिल उनको एक दिमाग में ही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब कब करेगी, गवर्नमेंट जॉब कब करेगी। एंड आई एम लाइक कि मुझे नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक अलग ही डायरेक्शन है भाई, वो जॉब है। आप अभी मैं यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर पा रही हूँ, मतलब अपने हिसाब से पढ़ा पा रही हूँ, जब मेरे को काम करना होता है, पेंटिंग करनी होती है, मैं वो चीज़ें कर पा रही हूँ। बट जॉब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बंध जाते हो, और जो मुझे नहीं होना है। मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है, फ्री रहना बहुत पसंद है, तो मैं नहीं चूज़ करूँगी, भले ही मुझे वहाँ पे कितना भी पैसा मिले, कुछ भी मिले। मैं कर सकती हूँ क्रैक, BFA करने के बाद ईजिली। मैंने आर्ट हिस्ट्री पढ़ाई, आर्ट हिस्ट्री पढ़ भी रही हूँ मैं, वो ईजिली हो जाएगा। किसी ने एडवाइस भी नहीं करा कि ये आप क्या कर रहे हो, कि इससे नहीं, अच्छा तो गवर्नमेंट जॉब कर लेते बहुत हैं? लोग एडवाइस करते हैं। आपको एडवाइस करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है यहाँ पर। मतलब ये सोचो आप, स्टार्टिंग से, बचपन से ही आपके अंदर जो क्वालिटीज़ लोग देखते हैं, तो उसको देख देख कर अभी भी मुझे बोलते हैं कि आपकी बेटी पता नहीं क्या कर रही है, उसको तो IAS बनना चाहिए था, वो इतनी होशियार थी, उसको वो इतना कुछ कर सकती थी आगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लोग सोचने दो, उनको नहीं पता है कि वेयर आई एम गोइंग, मैं कैसी लाइफ अपने लिए सोच रही हूँ, क्या मेरे विजन्स हैं आगे। तो वो चीज़ मैं जानती हूँ सिर्फ, और मैं वो ना किसी को समझाना भी अभी नहीं पसंद करती, क्योंकि कोई नहीं समझेगा। उनके अपने बिलीव्स हैं, अपने पर्सपेक्टिव हैं, वो उसके हिसाब से ही बोलेंगे। इवन तो आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो अपनी फील्ड में, वो आपको पता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो और कहाँ तक जा सकते हो, क्या मतलब स्कोप है इसमें। बट लोगों को ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा विजन क्या है। आपका विजन सिर्फ आप जानते हो, और वो आप कितना आगे तक ले जा सकते हो उसको वो भी आपको ही पता है। तो आई थिंक लोगों को मैं नहीं समझाती अब, बट हाँ, बोलते डेफिनेटली हैं कि वो करो, ये करो। बट जैसे जैसे अभी यूट्यूब पे थोड़ा ग्रोथ हो रही है, तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ, ये तो इसी में बहुत अच्छा करेगी, है ना, उस चीज़ को मानते जा रहे हैं। जैसे आपने विजन की बात करी, तो फ्यूचर को लेके आपके क्या विजन है? मतलब हाँ, इन ओके। फ्यूचर ये करना है। हाँ, फ्यूचर को लेके मेरे विजन्स, जैसे कि मुझे बोलना बहुत पसंद है। बोलना इन द सेंस कि आई लव एक्सप्लेनिंग थिंग्स। जिस तरीके से मैं चीज़ें सीखती हूँ, उस तरीके से मुझे सिखाना बहुत पसंद है। तो फ्यूचर में मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि मैं एक पब्लिक स्पीकर बनूँ। मतलब मेरा सपना है कि मैं कुछ, जैसे आप अभी आई एम हैविंग अ पॉडकास्ट विद यू, इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर आई लव टू मतलब एनकरेज पीपल, इंस्पायर पीपल। स्पेशली संदीप महेश्वरी सर, उनका नाम सभी ने सुना होगा। ही इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट मोटिवेशंस। 10th क्लास से आई एम फॉलोइंग हिम, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंदर वो चीज़ डाली है। तो मुझे उनके जैसा, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने सेमिनार्स लिए हैं, आई वॉन्ट टू डू दैट। दिस इज़ माई विजन। सो ये अगर हो गया तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़ थी कि BFA करने के बाद उसके बाद करियर चॉइसेस क्या क्या होते हैं? अगर आपने मान लीजिए मैंने आज BFA कर लिया, तो अब आगे मेरे पास फ्यूचर को लेके क्या क्या वो मैं तो किस करियर चॉइसेस है कि मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, BFA के बाद, जैसे कि BFA अपने आप में एक आर्टिस्ट की डिग्री है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अगर आप आर्टिस्ट बन रहे हो तो आपको आर्ट को ही अपना पैशन बनाना चाहिए, क्योंकि आर्ट ही आपकी कला है, आर्ट ही आपकी साधना है। मतलब जो भी है, सारी चीज़, सब कुछ आपके लिए आर्ट है। तो या तो आप पेंटिंग्स ही करो, ठीक है, उसको सेल करने के प्रोसेस तक पहुंचो, इतना काम करो, ठीक है, उसमें लगता है बहुत टाइम। और आई थिंक आजकल स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है। एवरीबडी वांट्स कि लाइक मुझे एक जॉब चाहिए या मुझे काम करना है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ नीड। और जिस तरीके से हमारी इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से हालात हैं, उस सिचुएशन में सबको एक जॉब चाहिए ही चाहिए। तो जॉब को लेकर तो मतलब बहुत स्कोप है। जैसे पहले नहीं पता था लोगों को कि BFA में भी कुछ स्कोप हो सकता है आगे, या फिर आर्टिस्ट भी कुछ कर सकता है। अभी जैसे कितनी सारी आपके पास जॉब्स निकल आई हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें करना जानता है। तो हर एक चीज़ में अलग अलग आप जो है करियर ढूंढ सकते हो बेसिकली। कुछ लोगों को लोगो डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद होता है, कुछ लोग सिर्फ इलस्ट्रेशन के बेस पर ही आगे किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बता रही हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलावा भी इसमें एनिमेशन है, विजुअल जितनी भी चीज़ें, आर्ट डायरेक्शंस हो गई, मतलब जो भी फिल्म में यूज़ होता है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जॉब्स हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है या आप अच्छा करना जानते हो, तो वो स्कोप अपने आप निकल आता है। बट आपका पोर्टफोलियो और आपका काम वैसा होना चाहिए कि वो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उससे रेजोनेट कर रहा है। तो बहुत सारा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। स्कोप बनाना आना चाहिए। अपना काम आप 10 लोगों से बेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उन लोगों से आगे हो, तो जॉब आपके लिए ही है, वो जॉब आपको ही मिलेगी और आपका ही काम आगे जाएगा। तो स्कोप तो अपने आप ही निकल जाता है। मतलब बहुत सारा स्कोप है। पैशनेट होना चाहिए बस इंसान किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे आपने अभी मुझे समझाया, तो ऐसे आप लोगों को कैसे मोटिवेट करती है? जैसे कुछ लोग होते हैं BFA में आ तो जाते हैं, पर वो होते हैं सेकेंड ईयर तक आते आते डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ सीख नहीं पा रहे हम, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। हाँ। नहीं, सच हम कुछ और कर लेते हैं। मतलब बहुत कम होते हैं वैसे ऐसे, बट BFA
को लेकर मुझे स्टार्टिंग में ये होता है कि समझाना पड़ता है लोगों को। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं कि मैम इसमें आगे स्कोप है कि नहीं, इसमें ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, तो वो उनके डाउट्स रहते हैं जो कहीं ना कहीं सभी के रहते हैं, क्योंकि सब एक अपने जब ये जो डिसीजन होता है 12th के बाद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको लेकर सब लोगों के दिमाग में ये रहता है कि क्या वो सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मैं सब लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर पैशन है ना, तो फिर आपको स्कोप नहीं ढूंढना है, मतलब आपको सिर्फ वो काम करना है, वो काम अपने आप आपके लिए स्कोप क्रिएट कर देता है। मतलब आप सिर्फ लर्न करते जाओ, अर्निंग आपको खुद फॉलो करेगी, जो कि मेरी जर्नी में बहुत मैंने फील किया और हो भी रहा है मेरे साथ कि लर्निंग पे मेरा फोकस स्टार्टिंग से रहा है, सीखने सिखाने पर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत काम आ रही है अभी, मतलब वो चीज़ बहुत अच्छा मेरे लिए चीज़ें कर रही है। तो मैं ये सभी को बोलूँगी कि आप स्कोप मत ढूंढो, क्योंकि स्कोप ना खुद से क्रिएट हो जाता है। आप किसी चीज़ को 10 लोगों से, 100 लोगों से, 1000 लोगों से अच्छा करके तो देखो, आपको आपके लिए स्कोप वहाँ पर खुद ही आ जाएगा। तो वहाँ पर आई थिंक आर्टिस्ट को ये है कि पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा सा, कि नई चीज़ें अच्छी होंगी और आप अपना काम करते रहें। बस सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, काम अच्छा करेंगे, उसको नए टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करेंगे और उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ, जो कि हो भी रही हैं स्टूडेंट्स के साथ। और बीएफए करते करते अर्निंग कैसे करनी है, मतलब एक तरफ आपका बीएफए, क्योंकि ये होता है ना कई मोस्टली जितने भी हैं लोग अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, तो नहीं होता कि यार पेरेंट्स से खर्चा कौन मांगे, आप क्यों ना खुद से ही 4,000 6,000 10,000 कुछ भी कि अपना खर्चा आप खुद उठा सको। हाँ, तो बीएफए जैसे कि क्रिएटिव फील्ड है, आपको पता है कि उसमें आर्टिस्ट पेंट करता है, ठीक है, किसी के लिए प्रोजेक्ट का कुछ काम करता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी तो वैसे थोड़ा मार्केट में कम है, क्योंकि लोग जो है, मतलब जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी है, वो सारी चीज़ें बहुत डाउन होती जा रही हैं, तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए कि वो पेंटिंग खरीद सकें या कुछ कर सकें। तो कहीं ना कहीं सीखना मेरे हिसाब से, सीख कर सिखाना मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्निंग सोर्स हो सकता है, क्योंकि आर्ट जो है आप एआई से क्रिएट करवा रहे हो, आर्ट जो उसका कोई पर्पस नहीं है, मतलब वो आपको कुछ हैप्पीनेस नहीं दे रही है। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, क्रिएट करके आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो किसी को क्रिएट करना सिखा रहे हो, क्योंकि वो उसके खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद की हॉबी उसकी है ना कहीं वो चीज़ उसको हैप्पीनेस दे रही है। तो अगर आप किसी को वो चीज़ सिखा रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो एक चीज़ आपकी ऐसी है जिसमें कि आप खुद भी सीख रहे हो, दूसरों को भी सिखा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा अर्निंग सोर्स बन सकता है, अगर आप खुद अच्छे से सीख रहे हो तो। और आप नहीं सीख रहे हो, फिर उसके पीछे भागने में लगे पड़े हो, तो फिर आपको मतलब वही है, फेलियर के अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जिस टाइम पे आप बीएफए कर रही थी, तो आपने कभी ऐसे ट्राई करा कि नहीं इसके साथ साथ जो है मैं या पार्ट टाइम कुछ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ ट्राई करा? हाँ, मैंने पार्ट टाइम कोशिश करी थी बीएफए के साथ। मैंने 3rd ईयर में टीचिंग की जॉब करी थी, आर्ट टीचर बनी थी मैं। एक स्कूल था कौशाम्बी में, तो वहाँ पर मैं 12:30 तक मेरा वो स्कूल रहता था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो किड्स का स्कूल था बेसिकली, 8th क्लास तक का। तो वो लोग, उनके जो पीरियड्स थे ना, आर्ट के पीरियड्स, तो वो एक साथ 5 पीरियड्स उनके मतलब ऐसे फिक्स कर रखे थे कि मेरा भी टाइम कवर हो जाए, और उनको सैलरी भी कम देनी पड़ी। बेसिकली दे वांट इज कि उनको कम टाइम के लिए एक आर्ट टीचर मिल जाए। आर्ट को जिस तरीके से लोग देखते हैं, स्कूल्स में भी जिस तरीके से देखा जाता है, तो मैंने वहाँ से, मुझे 9,000 रुपीज़ मिलते थे। मैं हाफ डे का स्कूल करती थी, फिर मैं हाफ डे कॉलेज जाती थी। तो ये मेरा एक साइड का थोड़ा सा अर्निंग थी। उसके बाद मैंने फिर खुद की ही चीज़ें स्टार्ट करी हैं। तो जैसे आपने बताया ना आपने स्कूल में पढ़ाया, तो वहाँ की कोई मेमोरी याद है कि हाँ बच्चे किस टाइप के थे, कि आर्ट को लेके पैशनेट थे या नहीं थे? कोई होता है, कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार आर्ट में क्या रख रखा है, हमें तो जो है इंजीनियर बनना है, तो हम क्यों पढ़े। हाँ, तो स्कूल में ना, जैसे मैंने आपको बताया 8th क्लास तक के बच्चे थे, तो वही है कि छोटे बच्चे थे, उनको उतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी अब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। कुछ आर्ट टीचर्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है कि वो ना सिर्फ बोर्ड डेकोरेट कर रहे होते हैं, उनको मेन काम जो दिया जाता है कि भाई स्कूल आए हो, आपको क्राफ्ट करना है। आर्ट तो कहीं वहाँ ख़त्म ही हो जाती है। आर्ट बस आप करते हो तो दूसरों के लिए करते हो, या फिर जो स्कूल्स हैं उस स्कूल वालों के लिए करते हो। महीने में 4 फंक्शन उनके आ रहे हैं, तो 4 के लिए भाई आर्ट टीचर को अकेले को बोर्ड डेकोरेट करना है। 4 मेरे पीरियड्स होते थे वहाँ पर, 1 पीरियड फ्री रहता था। उस पीरियड फ्री में मुझसे सारा काम, वो चाहते थे कि मैं उस पीरियड में एक सांस भी ना लूँ, बट मैं ले लेती थी, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी तेज़ थी कि मैं फटाफट से, मतलब बिना ड्राइंग करे बहुत स्पीड से काम कर लेती थी, क्लासेस में भी काम कर लेती थी। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, मतलब मैंने हैंडल कर लिया था वो सारी चीज़ें। आगे नहीं सोचा कि टीचिंग में चले जाती हूँ, आर्ट टीचर तो अच्छा एक स्कोप बन सकता है। आज सोचते हैं अभी भी सभी, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के दिमाग में कहीं ना कहीं आता है आर्ट टीचिंग करना। और सिर्फ टीचिंग करना वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, तो आपको पहले आर्टिस्ट होना चाहिए, फिर आप एक टीचर बनो। क्योंकि पहले आप
खुद सीखोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ खुद नहीं सीखा और आप सिर्फ टीचर बन गए हो, तो वो चीज़ गलत है कि आप सिर्फ टीचिंग कर रहे हो, आप खुद का काम नहीं कर रहे हो। मुझे टीचिंग करना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उसके थ्रू सीखती हूँ और मुझे अपने आप को बहुत ग्रो करने आगे, मतलब मुझे आर्टिस्ट बनना है और उस चीज़ को, उस काम को मुझे बहुत ऊपर तक ले जाना है। और अगर उसे सिखाकर मेरा भला हो रहा है, मतलब या मैं कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अच्छी कर पा रही हूँ, तो वाई नॉट, क्यों नहीं। तो ये लगता है कि टीचिंग, स्पेशली टीचिंग नहीं करनी है, पहले आर्टिस्ट बनना है और फिर मुझे कोई टीचर बोले तो मुझे ठीक लगेगा क्योंकि आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट और मैं चाहती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट ही रहूँ हमेशा, फिर मैं बाद में सिखाऊँ किसी को। तो कभी ऐसा चांस मिले कि एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के साथ जो है आपको काम करना, एक दिन का टाइम मिले, तो कौन सा आर्टिस्ट होगा कि यानी इसके साथ पेंटिंग बनानी बैठ के? हाँ, तो ये तो आई थिंक हर एक आर्टिस्ट जो बिगिनर आर्टिस्ट होता है उसका सपना होता है, मेरा भी है कहीं ना कहीं, और एक नहीं बहुत सारे होता है कभी कभी तो, बट एक जो फेमस मतलब जो मुझे जिन्होंने बहुत इंस्पायर करा है आर्ट को लेकर, उनका नाम है वासुदेव कामत सर। उनका काम मुझे इतना पसंद है, मतलब बहुत पसंद है उनका, जिस तरीके से कॉम्पोजिशन स्टाइल है, जिस तरीके से उनकी कलरिंग है वाटर कलर को लेकर, उन्होंने वाटर कलर जैसे मीडियम में इतना कॉम्पोजिशन वाला काम किया है, तो वो चीज़ मुझे बहुत कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। ऑल्दो वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल का उनका काम है और उन्होंने काफ़ी इस दुनिया में मतलब नाम कमाया बहुत ज़्यादा, तो मैं अगर मुझे मौका मिला कभी इन फ्यूचर तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी, उनसे मिलना चाहूँगी। स्पेशली काम नहीं भी करना को मिला तो मैं मिलना ज़रूर चाहूँगी उनसे। तो कभी अपनी खुद की बनाई हुई पेंटिंग ऐसे सेल करी है? हाँ, अभी इसी साल मैंने 2024 के 31st को, मतलब जो लास्ट डे था, उस दिन मेरी एक पेंटिंग सेल हुई थी। मैंने लिटिल कृष्णा की एक पेंटिंग बनाई थी वाटर कलर्स में, तो वो पेंटिंग सेल हुई थी मेरी और काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। एग्जीबिशंस वगैरह में भी ले जाती है अपनी पेंटिंग्स को शोकेस कराने हम के लिए? एग्जीबिशंस में, एक दो एग्जीबिशन, जैसे हम बिगनर आर्टिस्ट होते हैं तो हम लगाने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि एग्जीबिशंस में लगा लिया तो हमारा काम बहुत अच्छा है, बट जब आप एक आर्ट की फील्ड में होते हो ना, तब आपको सारी रियलिटी समझ में आ जाती है, मतलब कि क्या एग्जीबिशंस होते हैं, क्यों होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक एग्जीबिशन के पीछे होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने बस काम किया और लगा दिया, मतलब पैसे दे के लगवाना एक अलग चीज़ होती है, बट आपको कोई चूज़ करके आपका पेंटिंग लगा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको कुछ नहीं आता है, या फिर जो मतलब सिर्फ स्टार्ट ही करा है उन्होंने, बट दे जस्ट वांट कि हमारी पेंटिंग बिक जाए, तो वो लोग एग्जीबिशंस करते हैं, और जो कि मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही मैं पे कर करके अपनी पेंटिंग्स लगा रही हूँ, ठीक है, वो चीज़ में कोई सेंस नहीं बनता है। आप अपना काम इस लेवल का कर लो कि लोग आपको अप्रोच करें, गैलरीज आपको अप्रोच करें, फिर आप एग्जीबिशंस लगा रहे हो एक टाइम के बाद, एक एक्सपीरियंस्ड होने के बाद, तो वो चीज़ अच्छी लगती है कहीं ना कहीं। तो अभी तो मैं एग्जीबिशंस नहीं करती हूँ और मुझे अभी पसंद भी नहीं है, जब तक मैं खुद बहुत अच्छा काम, मतलब एक स्टाइल ना डेवलप कर लूँ, कुछ तरीके के मीडियम्स को ना एक्सप्लोर कर लूँ, तब तक शायद मैं एग्जीबिशंस नहीं करूँगी। मीडियम से आपका क्या मतलब है? मतलब मीडियम्स भी होते हैं इसमें अलग अलग टाइप हाँ, के? मीडियम से मतलब है जैसे कि अभी मैंने आपको बोला वाटर कलर के मेरे फेवरेट आर्टिस्ट वासुदेव कामत सर है, तो इसी तरीके से हर एक मीडियम में ना, मतलब लोग काम करते हैं, जैसे एक्रेलिक हो गया, ऑयल हो गया, आपका ऑयल पेस्टल्स हो गए, सॉफ्ट पेस्टल्स हो गए, और पोस्टर कलर हो गए, वाटर कलर हो गए, तो देर आर लॉट ऑफ मीडियम्स जिसमें कि एक आर्टिस्ट काम करना पसंद करता है। और ऐसा नहीं है कि आर्ट में सिर्फ आप सारे मीडियम करके ही बहुत अच्छा करोगे, आप ये एक मीडियम पकड़ के भी काम कर रहे हो ना, तो वो भी आप उसमें बहुत आगे जा सकते हो, मतलब बहुत स्कोप है एक तरीके से। आर्ट जो है लिमिटलेस है कहीं ना कहीं, बहुत कुछ है। तो मीडियम्स इतने हैं कि एक आर्टिस्ट को मतलब बहुत टाइम लग जाएगा आई थिंक, जब तक वो सारे मीडियम्स को समझे, सारे मीडियम्स को एक्सप्लोर करे। तो मीडियम्स अपने आप में एक पावर भी है, एक स्ट्रेंथ भी है आर्टिस्ट के लिए, कि उसके पास इतनी वैरायटी है कि वो कभी बोर नहीं हो सकता, कभी भी उसको ऐसा ना लगेगा कि यार ये वाला काम करते करते मैं पक गया हूँ, मैं 4 साल 6 साल से सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ। ही हैज़ चॉइस, मतलब कि कुछ भी कर सकते हो तुम, किसी भी चीज़ में कर सकते हो। हाँ भाई, तो आपका जो है बचपन का ऐसा मतलब जब आपने बताया कि आपको जो है स्कूल में लगा कि, पर किसी एक पर्सन ने आपको मोटिवेट करा, नहीं इसको देख के लगा कि यार इसने बोल दिया आप तो बनना ही है? बनना ही है। मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि मेरी 8th में जो मैम थी उन्होंने मुझे बोला था एक बार तो कि करना है। हाँ, एक मैंने आर्ट देखी थी, एक मैंने रियलिस्टिक पोर्ट्रेट देखा था, किसी पर्सन ने तो नहीं इंस्पायर किया था, बट एक आर्ट पीस ने इंस्पायर किया था। वो जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट देखकर ना मैं ऐसे हो गई थी, क्योंकि क्या था उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, और आप गलती से, जैसे मम्मी का ही फ़ोन हम लोग यूज़ करते थे, या किसी का भी गलती से कभी फ़ोन मिल जाए तो उस पर कभी चुपके से आईडी बना ली, या कुछ ऐसी हरकतें सब लोग ही करते थे, आई थिंक फेसबुक पे कर लिया इस तरीके से।
तो उस टाइम पे ना मैंने एक काफ़ी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट देखा था। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा था कि पेपर पे ऐसा भी कोई कुछ बना सकता है, मतलब इज़ इट पॉसिबल? जैसे हम सिर्फ लाइन आर्ट करते हैं या फिर हम सिर्फ ड्राइंग कर दिया हमने। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको देखकर ऐसा लगा कि अरे यार ये कितना अच्छा बनाया है, मतलब कितना अच्छा बनाया है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप 10 दिन तक मतलब सो ही नहीं पाई थी मैं, तो मैं इतना अच्छा भी बना सकता है कोई। तो वो वहाँ से एक चीज़ आई थी कि यार मैं मुझे भी बनाना है ऐसा, जिस दिन मुझे ऐसा आ जाएगा पता नहीं मैं क्या ही कर लूँगी। तो फिर जब सीख लिया तो समझ आ गया कि दिस इज़ वेरी बेसिक। आप जब आप आर्ट करते हो तो समझ ही जाते हो ये सब चीज़ें, रहता है। कभी ट्राई करा ऐसे कि गवर्नमेंट जॉब के पेपर भर देती हूँ या इस चीज़ की तैयारी कर लेती हूँ? हाँ, ट्राई किया है अभी, जैसे केवीएस वगैरह के फॉर्म निकलते हैं टीचिंग में भी। गवर्नमेंट जॉब भी एज़ सच ये नहीं कि आप सारे गवर्नमेंट जॉब्स पे मतलब नज़र मार के बैठे हो कि कौन-सी आ रही है और कब मैं नहीं, भर दूँ। लोग एक्चुअली करते हैं, हाँ, पेरेंट्स तो फोर्स हाँ। करते हैं आपको कि नहीं भाई कोई भी निकल जाए। हाँ, बस। तो वो नहीं है मेरे साथ, मतलब अगर मैं करूँगी इन केस तो मैं आर्ट को ही टीच करूँगी, जो कि मुझे पसंद भी है। तो अगर वो जॉब मुझे मिल गई तो ठीक है, मतलब कोशिश करी मैंने और हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। बट मैं बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मारूँगी कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ऑनलाइन क्लासेस में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब होता है ना बच्चे अतरंगी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ। याद रह जाते हैं कि यार इसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था? हाँ, सबसे अतरंगी क्वेश्चन तो यही होता है कि मैम आर्ट में स्कोप क्या है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ही क्यों है? जब आप 12th के बाद आप में आपके अंदर थोड़ी समझ आ गई है, अब आपको पता है कि आपको आर्टिस्ट बनना है, तो ये क्वेश्चन ही क्यों करना है कि इसमें स्कोप क्या है? मतलब सीधी-सी बात है, आप आए ही इस फील्ड में अलग है क्योंकि ये दूसरी फील्ड से। अगर आपको स्कोप चाहिए तो आप इंजीनियर बन जाओ या फिर आप डॉक्टर बन जाओ, अगर आपको स्कोप अच्छा चाहिए तो। अब आप आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो और आप स्कोप भी ढूँढ रहे हो, तो ये कहीं से ना मैच नहीं करता है। तो अब रिस्क लिया है, अब आपने डिफरेंट स्ट्रीम चूज़ करी है, तो उस चीज़ पर अब आपको ये यहाँ पर ये एश्योरिटी नहीं मिलेगी आपको कि आपको ये करियर मिल ही जाएगा। जितना मेहनत करोगे, जितना काम करोगे, जितना अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लोगे, उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सुन के मुझे स्टार्टिंग में बहुत हँसी आती है कि मैम इसमें क्या स्कोप है, बता दीजिए मैम, जॉब लग जाएगी कि नहीं मैम? ऐसे करके बच्चे पूछते हैं। तो वो मैं समझाते-समझाते थक गई हूँ क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, मतलब यूट्यूब के थ्रू ही। यूट्यूब पे ही इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम इसमें स्कोप क्या है? हम बीएफए करें कि नहीं करें? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। तो ये लगता है कि भाई आपको आर्टिस्ट भी बनना है और आपको स्कोप भी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बस ऐसे ही। और कोई एक अच्छा फीडबैक जो आपको स्टूडेंट से ही मिला हो और आपको याद हो कि यार इसने ये बोला था अच्छा लगा था सुन के? यूट्यूब के थ्रू कमेंट्स में जैसे कुछ-कुछ लोग बहुत लंबा-चौड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं मतलब आप वो? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे लंबे पैराग्राफ जो होते हैं ना, उस मतलब उसमें स्टूडेंट ने, क्योंकि हम यूजुअली जब हम यूट्यूब चलाते हैं तो आप क्या कभी कमेंट करते हैं किसी के चैनल पर? मुझे ऐसा लगता है कि हम रेयरली ही कभी रियली? कमेंट करते हैं। हमें जो चीज़ बहुत इंस्पायर करती है, हम उसपे भी सिर्फ वाओ, नाइस, एक्सीलेंट ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो जब आपके लिए कोई लंबा-चौड़ा पैराग्राफ लिख रहा है ना, स्पेशली आपके जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उसके लिए, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत लंबे-लंबे पैराग्राफ्स या बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स लिखे हैं कि यू आर डूइंग सो बेस्ट। तो वो सुनकर, वो पढ़कर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है। एज़ सच तो याद नहीं है वर्ड्स, बट हाँ, पैराग्राफ्स होते हैं तो वो समझ में आता है कि हाँ, स्टूडेंट्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, कि और कोई नहीं कर रहा है, उनके लिए वो चीज़ इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करना या टाइमली हर चीज़ अपडेट करना, तो वो उनको कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और द वे आई टीच स्पेशली उसके लिए बहुत ज़्यादा। तो वो अच्छा लगता है काफ़ी। आपको क्या लगता है पहले जो पेंटिंग के को लेके या आर्ट को लेके लोगों का विजन था और आज के टाइम पे जो विजन है उसमें कितना चेंज आया है? पहले के टाइम पे आई थिंक आर्ट को लेकर जो विज़न था और अभी में, अभी क्या है कि अभी ना हर चीज़ मटीरियलिस्टिक होती जा रही है। अभी सब कुछ चीज़ें ना लोगों को ऐसा है कि बस क्विक 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 चाहिए, है ना? पहले जैसे हमारी जो इंडिया की जो आर्ट है, काफ़ी रिच कल्चर रहा है, हमारा रिच हेरिटेज रहा है हर चीज़ को लेकर, मतलब केव पेंटिंग से लेकर अजंता अलोरा की पेंटिंग्स, या जो भी, मतलब बहुत स्टार्टिंग से लेकर हमारा बहुत विजुअल्स में बहुत अच्छा वो रहा है। हमने अपने कल्चर्स को बहुत अच्छे से आर्ट में के थ्रू डिपिक्ट किया है। तो ये मैं ओवरऑल तो नहीं बता सकती क्योंकि आई हैवंट येट एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अब लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनको थोड़ा-सा अवेयरनेस आ रही है कि हाँ, इसमें करियर बन सकता है, इसीलिए लोग आर्ट चूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर करियर नहीं बन सकता होता तो शायद नहीं चूज़ करते। तो लोगों के माइंडसेट में शिफ्ट हुआ है थोड़ा-सा, क्योंकि अब बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं और बाकी स्ट्रीम्स में क्या होता है कि आपको अब उतनी श्योरिटी वहाँ पर भी नहीं है कि अगर आप बीटेक ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर बन ही जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो शायद नहीं बन पाते, कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं बन पाते, वो शायद फिर जाके एंड में गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें अच्छा स्कोप है, ये एक बहुत अच्छी डिग्री है, काफ़ी मतलब रिच है हर चीज़ में, मतलब क्रिएटिव क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है। तो शायद लोग इसलिए भी चूज़ कर रहे हैं डिग्री को भी और आर्ट को भी, कि इन फ्यूचर वो अच्छा कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा तो चेंज आई थिंक हुआ है हर चीज़ में लेके। तो और
इंडियन एजुकेशन जैसे है ना आर्ट को लेके, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होने चाहिए? मेरे हिसाब से इंडियन आर्ट एजुकेशन में ना बहुत चेंजेस होने चाहिए, स्पेशली ये स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है। जब आप स्कूल में स्टूडेंट्स जो आपके सामने होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, मतलब बेसिकली आप आर्ट टीचिंग, क्योंकि जो आर्ट को पढ़ाने वाला टीचर है या जो सब्जेक्ट है आर्ट, तो अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, स्कूल्स का काम ये होता है कि बस उनके स्कूल को अच्छा दिखाना है। तो ये शुरुआत ही वहीं से होती है कि आप आर्ट को एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। वाई टू ट्रीट इट लाइक अ कि मतलब साइड सब्जेक्ट है या फिर ये फ्री पीरियड टाइप का सब्जेक्ट है, उसको अगर जब तक वैसे इंडिया में ट्रीट किया जाएगा तो आई थिंक आर्ट ग्रो नहीं कर सकता है। और आर्टिस्ट का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो आर्टिस्ट आर्ट टीचर बनना चाहते हैं या आर्ट टीचर बन जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर प्रेशर डालना चाहिए कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाकी सब्जेक्ट की तरह ही उतना इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा या मुझे ये इस सब्जेक्ट में, मतलब आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं देंगे क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। उसको सबसे पहले आर्टिस्ट को एज़ अ सब्जेक्ट फ़ील करना पड़ेगा। उसी टाइम पे बेस बन रहा होता है स्टूडेंट्स का भी। उनको भी समझ में आ जाता है कि अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है गेम्स पीरियड जैसे, है ना? तो अगर उनके दिमाग में स्टार्टिंग से ये टीचर ये डाल दे कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को समझनी चाहिए और क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, अगर उसको शुरुआत से बता दिया जाए तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी फिर फोर्स करेंगे ना कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। और हर स्कूल में अगर ये चीज़ होगी तो कहीं ना कहीं आर्ट एजुकेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्कूल से ये सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए और आर्ट टीचर उसको सबसे स्टैंड लेना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेकर। मेजरली तो एक्चुअली ये मैंने भी कई बार देखा है, मतलब जब हम भी पढ़ते थे ना स्कूल में, हम्म तो मैंने भी ये बहुत बार देखा है कि जैसे हो ना मैथ्स का जो है पीरियड चल रहा है, एंड देन उसके बाद जो है आपका ड्राइंग का पीरियड है, तो मैथ वाले सर क्या करते थे कि मर्ज कर अरे देते थे। मर्ज कर देते थे, हाँ छोड़ो क्या ही पढ़ना है। हाँ, तुम्हें तुम्हारे आर्ट वाले टीचर से मैं बात कर लूंगा, तुम्हारा आज का पीरियड मैं ले रहा हूँ, ऐसे कर देते राइट, थे। या फिर आधा टाइम निकाल देंगे, आधे घंटे का पीरियड है, 15 मिनट वो लेके चले जाएंगे, उसके बाद 15 मिनट बचते थे, उसमें मैम उसमें क्या ही आती थी, करें। बोलती क्या ही करोगे तुम, वही ऐसा छोड़ो, ही होता था। या कुछ अपना कर लो, कुछ शेडिंग वगैरह कर लो, बस ऐसे ही। मतलब एक फ्री पीरियड की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। आर्ट एजुकेशन का तो वहाँ पे नाम ही नहीं है कि मतलब आर्ट क्या होती है, आर्ट की हिस्ट्री क्या है, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसमें स्कोप है आगे, वो सब चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं करता है वहाँ पर, क्योंकि सबका माइंडसेट उसी तरीके से अभी बना हुआ है, उसमें करियर नहीं है, ये है। तो एक आर्टिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि आप ही जब तक नहीं स्टैंड लोगे तो कोई आपके सब्जेक्ट के लिए स्टैंड नहीं लेगा, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया ना आपकी लाइफ में फेलियर्स भी रहे, तो आपकी फेलियर्स ने आपकी जर्नी को आज जैसे है उसको शेप कैसे करा, कैसे आपके फेलियर्स जो है आज आपको जो है आर्ट के लिए इंस्पायर करते हैं, या फिर आपको जो है जो कैनवास है उसको भी रियल लाइफ में उतारने पे मदद करते हैं? तो फेलियर्स जो है मेरी लाइफ में ज़्यादा नहीं रहे हैं, मतलब फेलियर्स का ऐसा बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर स्टेप पे मैं फेल हुई हूँ, बट हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मेरी आर्ट एजुकेशन जब जर्नी स्टार्ट हो रही थी, तो मेरा 2 साल एंट्रेंस नहीं हुआ था। तो उस साल में ना सबको लगता है कि सब आपसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आउटसाइड दिल्ली से थी, तो मेरे लिए सीट्स भी बहुत कम थी हमेशा से ही। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ कि आपके अंदर आप पीछे रह जाओ। ऑल्दो मेरा काम भी अच्छा था उस टाइम पे, ऐसा नहीं था, तो अपने जैसे लोगों को देखकर ही लगता था कि यार ये लोग तो कॉलेज में हैं और मैं नहीं हूँ अभी तक, मतलब BFA के ही कॉलेज में हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील होती थी कि यार मैं पीछे रह गई हूँ, शायद 2 साल का गैप आ गया है, 2 साल कैसे। बट वो जो 2 साल थे मेरी लाइफ के, जो मैंने BFA को दिए, फिर मतलब BFA को प्रैक्टिस जब मैं उस टाइम पे कर रही थी और साथ में मैंने फिर खुद से BFA को इम्पॉर्टेंट बनाना शुरू किया, तो वो कहीं ना कहीं आज मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उसकी वजह से ही मेरा चैनल है और उसकी वजह से ही आज जो भी मैं कर रही हूँ, टीच कर पा रही हूँ, वो बिकॉज ऑफ दैट 2 years जो मेरे फेल में काउंट होते हैं, वही आज मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब 2 साल का गैप वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा और आज मैं उसी के बेस पर ही चीज़ें कर पा रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही होती मे बी। तो ये फेलियर का एक मेरी ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रहा है रोल। लाइक डे टू डे लाइफ में हमें एनजाइटी वगैरह हो जाती है, तो उस सब से आप कैसे डील करती है? डे टू डे लाइफ में सच बताऊँ तो मुझे एंग्जाइटी नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत अपनी लाइफ में ग्रेटफुल और ब्लेस्ड फील करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी स्टार्टिंग से ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स हमेशा से मेरे साथ रहा है, हर चीज़ को वो पॉसिबल बनाने में हेल्प करता है मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ भी चीज़ अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, तो वो कुछ टाइम में मेरे साथ हो जाती है। मैं कहीं ना कहीं एक आपको होता है ना कि वो आपको एक हिंट मिल जाता है या कुछ आपके साथ उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मतलब वो पॉसिबल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो एंग्जाइटी आई थिंक तब आती है इंसान को जब वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है।
तो मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही कर रही हूँ और मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है और बहुत सेटिस्फाइड मुझे फील होता है। तो आई थिंक एंग्जाइटी तो का तो नाम भी नहीं है, मतलब उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने बताया ना, आप सोशल मीडिया पे भी जो है काफ़ी एक्टिव रहती है, तो सोशल मीडिया पे आर्ट को ग्रो करना कितना चैलेंजिंग है? सोशल मीडिया पे आर्ट को ग्रो करना बहुत चैलेंजिंग भी है और बहुत ईजी भी है एट द सेम टाइम। मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मतलब एक वो समझ में आना चाहिए कि इंस्टा किस तरीके से काम कर रहा है या यूट्यूब किस तरीके से काम कर रहा है और आप जो काम डाल रहे हो क्या वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चैलेंजिंग ये चीज़ है कि आप जैसे कुछ डाले जा रहे हो वो आपको तो पसंद है बट वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं कर रही है। जैसे सपोज कि हम नॉर्मली फ़ोटोज़ डाल देते हैं, अपने आर्ट वर्क की फ़ोटो क्लिक करी डाल दी, बट वही जब मैं उसकी रील बनाकर डाल रही हूँ तो वो काफ़ी इंगेजिंग हो जाता है क्योंकि लोग वहाँ पर प्रोसेस भी देख पा रहे हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट वो फोटो के थ्रू शायद ही बहुत कम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो इसको ऐसे स्वाइप अप कर देते हैं कि ठीक है, नहीं मतलब ठीक है कोई आर्ट है, लाइक कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। बट जब आप उसका प्रोसेस भी दिखा रहे हो, जो कि यूजुअली मैं अपने रील्स में कोशिश करती हूँ, मतलब मैं अपने काम कर रही होती हूँ साइड में मैं एक रील बना लेती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं स्पेशली जा रही हूँ रील बनाने ही। तो वो चीज़ है कि मैं वो प्रोसेस दिखा देती हूँ तो शायद वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उससे मुझे थोड़ी सी ग्रोथ मिली है। और एक बार का एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी कि उसने मतलब मेरे चैनल को, सॉरी मेरे पेज को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया था, एकदम से ग्रो कर दिया था। 2-3 हज़ार फॉलोवर्स मुझे एक ही दिन में मिल गए थे। तो उसमें ये था कि मैंने एक स्केच बनाया था एक आंटी का। वो कोई पहाड़ी आंटी थी, तो मैं उस टाइम पे ना मतलब ऐसे फर्स्ट या सेकंड ईयर में होंगी मैं शायद। तो मैंने रैंडमली सा एक स्केच बना दी, किसी का इंतज़ार कर रही होंगी, बैग लेके बैठी थी, अकेले बैठी थी। तो मैं गई उनके पास स्केच लेके, मैंने कहा मैंने आपका फ़ोटो बनाया। मैंने स्केच नहीं बोला क्योंकि उनको शायद समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा मैंने आपका फ़ोटो बनाया है। तो वो बोलती हैं क्यों बनाया है? और इन्होंने ना लिटरली ये 2 बार बोला। फिर ना वो मैंने रील रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम पे, तो मैंने रील भी रिकॉर्ड करी और आंटी का रिएक्शन भी रिकॉर्ड करा। तो मेरे को इतनी एम्बैरेसमेंट लगी, मैंने कहा हे भगवान मैंने क्यों बनाया मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैं जा रही थी, मैं ऑटो में बैठ के अपना, मतलब मैं क्लास ही देने जा रही थी कहीं, तो मैं ऑटो में बैठ गई अपना और चली गई। तो उसी टाइम में मैंने अपना फ़ोन ओपन किया हुआ था। मैंने कहा यार इस वीडियो को तो डिलीट कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि इसमें तो कुछ मतलब इसमें तो मेरी बेइज्जती हो चुकी है, क्यों बनाया भाई। अब मैंने सोचा कि डिलीट कर देती हूँ, बट मेरे को पता नहीं कहाँ से थॉट आया कि चलो इसको पोस्ट कर देते हैं। पता नहीं मैंने उसको ना ऐसे फनी कैप्शन डाल दिया, बेइज्जती भी लाइक है ना, एक आर्टिस्ट की बेइज्जती होती है तो कैसे होती है, तो मैंने ऐसे डाल दिया। और वो रील इतनी वायरल हो गई, मतलब उसमें 5.6 मिलियन व्यूज़ चले गए। और उसमें आप यकीन नहीं करोगे कि उनकी जो वो थी ना बहू, मतलब उन आंटी की जो बहू थी, उनका मेरे पास मैसेज आया था। वो बोल रही थी कि ये मेरी सासू माँ हैं और आप ये फ़ोटो मुझे भेज दोगे क्या? मैंने कहा ठीक है भेज दूँगी। तो मतलब उन तक वो रील पहुँच गई थी। और उस टाइम पे मुझे 2-3 हज़ार फॉलोअर्स ऐसे मिल गए, 2,500-3 हज़ार कमेंट्स आ गए, इतने शेयर्स हो गए। पॉपुलर क्रिएटर्स ने भी ये वाली वीडियो को शेयर करा अपने स्टोरी पे कि इंडिया में आर्ट का क्या हाल है, कि भाई क्यों बनाया है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई चोरी कर रही हूँ वहाँ खड़े होके। तो लोगों को मतलब लोगों ने इसलिए शेयर करा क्योंकि वो कुछ इंटरेस्टिंग था। मतलब वो नहीं था कि यार थैंक यू सो मच बहुत अच्छा बनाया, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट था, एंटरटेनमेंट था ना वहाँ पर। आर्ट से मतलब नहीं था, बट वो एंटरटेनमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए वो रील उतनी ज़्यादा शेयर हो गई थी। तो जितने भी नए आर्टिस्ट हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर उनको मतलब साइड बाय साइड इनकम भी जनरेट करनी है, काम भी करना है। नए आर्टिस्ट को बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम स्टार्टिंग में ना बहुत अनश्योर होते हैं कि हमारी जर्नी कैसी रहने वाली है। तो अगर एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है तो सिर्फ काम पे ध्यान दो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में स्टार्टिंग में ही उलझ जाते हैं। जैसे मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी जो ना साथ में टीच भी कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट एज। मतलब ठीक है राइट एज है, लेकिन आपकी खुद की स्किल्स अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि आप कुछ और सब्जेक्ट टीच कर रहे हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। ठीक है मानते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट आप अपने काम का टाइम निकाल कर किसी और चीज़ को दे रहे हो ना, तो ये क्रूशल टाइम है। वो बहुत टाइम एक बार निकल गया तो फिर शायद वो वापस नहीं आएगा। एक टाइम पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। बट कुछ टाइम जो आपको टाइम मिला है उसमें आपको ग्रो करने का मौका मिला है, तो उसको मत वेस्ट होने दो। अपने घर वालों को समझाओ एनी हाउ कि दिस इज़ माई क्रूशल टाइम, और इस टाइम पे तो मुझे अपना काम करना है, सीखना है। मुझे सीख लिया एक बार तो वो क्या होगा कि आपका एक हैबिट में आ जाता है, फिर आप वो कंटिन्यूसली करते ही रहते हो। बट वो सीखने वाले स्टेज पे ही आप कुछ करने की दूसरी चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि ना तो आपकी एज एन आर्टिस्ट ग्रोथ हो पाती है, ना ही आप जो काम कर रहे हो वो डिफरेंट काम कर रहे हो, कोई एक ही चीज़ में तो लगे हुए नहीं हो, तो वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो बस यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग में आप जो हैं अपने काम को प्रायोरिटी बनाएं। मतलब वो जो टाइम है ना उसको इंपॉर्टेंस को समझें कि अगर ये 2-3 साल 4 साल मेरे हाथ से निकल गए तो फिर मैं नहीं शायद उतना एनर्जी के साथ काम कर पाऊँगा। स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत एनर्जी होती है। सच बताऊँ तो जैसे हम एज में आगे जाते हैं तो हमारा ना, हम अगर 4 साल से आर्ट कर रहे हैं या 4 साल से हम कोई एक ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हम 4 साल बाद भी उतनी एनर्जी के साथ काम करेंगे। शायद एनर्जी कम हो जाती है कुछ लोगों की और कुछ लोगों की बढ़ जाती है।
क्योंकि उनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो शायद उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो मेरी भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, बहुत ऐसे इंटरवल्स आते हैं। तो उस एनर्जी को सेव करके रखना है, उस एनर्जी को स्टार्टिंग के 4 साल में अपने काम पर लगाओ, और फिर उसके बाद आपको जो करना है वो करो। एटलीस्ट आप एक बेसिक एजुकेशन ले लो उस चीज़ की, और फिर अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ करना है तो फिर आप कर सकते हो। तो उस टाइम को वेस्ट मत करो, बेसिकली टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक और चीज़ है, जैसे इंडिया में इस टाइम पे जैसे आर्ट अभी भी उस लेवल तक मतलब लोगों को नहीं जा रही है। हाँ, मतलब लोगों को पता नहीं है, उस लेवल तक नहीं पता है। तो क्या हालत है आज आर्टिस्ट की इंडिया के अंदर? इस क्वेश्चन का जवाब देना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे मतलब मैं जैसे दिल्ली में हूँ, तो अगर हम जैसे अपने प्रीवियस आर्टिस्ट से सुनते हैं कि पहले तो बहुत लोग काम करने आया करते थे, जैसे मंडी हाउस एक हब है जहाँ पे मतलब आर्ट का हब एक तरीके से, वहाँ पे सारे आर्ट फॉर्म्स हैं आसपास ही, NSD है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर क्या है कि सब लोग बोलते थे कि पहले बहुत आर्टिस्ट काम करने आया करते थे यहाँ पर, और अभी जैसे मैं मंडी हाउस जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे मतलब कोई रियरली 1-2 बंदा दिखता है कि जो कोई काम कर रहा है, कभी भूले भटके आ गया तो आ गया, बट अदरवाइज मतलब वो वाइब नहीं दिखती है जो पहले हुआ करती थी, जो कि हमने अपने सीनियर आर्टिस्ट से सुनी है कि यार यहाँ पे पहले बहुत काम होता था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में स्पेशली आर्ट को लेकर मतलब जो एक आर्टिस्ट को होना चाहिए वो चीज़ कम होती जा रही है, और वो उसको जैसे ही वो कम है, क्योंकि हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी हमें नहीं दिख रहे हैं काम करते हुए, बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो सबके अंदर ही वो चीज़ आ रही है कि चलो ठीक है यहीं तक है, इतना ही है। जब हम बाहर के आर्टिस्ट को देखते हैं तो वो लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं, मतलब उनका काम का लेवल बहुत अच्छा है, उनके कॉम्पोजिशंस, उनके मतलब काम करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग रियली मतलब रियली वेल। और इंडिया में उतना स्कोप नहीं है, एक तो सपोर्ट नहीं है सबसे पहली बात, और अगर सपोर्ट है भी तो बहुत कम आर्टिस्ट उतना लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा आर्ट को और ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट की, इंस्टीट्यूशंस की, मतलब सबकी ही रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो ग्रो कर पाएगी। अदरवाइज़ किसी 1-2 बंदे के अकेले बस की काम तो है नहीं है कि मतलब मैं ही सोचूं कि चलो नहीं ग्रो करते हैं, मतलब मैं कितना ही कर लूँगी, मैं मतलब कितने तक ही मेरी रीच हो जाएगी, क्या ही कर लूँगी मैं। तो वो सबका एक, सब लोगों को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा अगर इंडियन गवर्नमेंट को सोचना है कि भाई आर्ट को ग्रो करना है इंडिया में स्पेशली, तो वो उनको उस डायरेक्शंस में स्टेप लेने पड़ेंगे। बचपन से ही आर्ट को एज अ सब्जेक्ट उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा स्कूल्स में, तभी वो चीज़ आई थिंक आगे ग्रो कर सकती है। और मान लो आपने आर्ट भी सीख लिया, आपने BFA कर दिया, बट एक होता है ना एक पर्सनल टच देना किसी भी आर्ट को, एक अपने मतलब जैसे मिक्स मैच करके बनाना, तो वो कैसे करेगा इंसान? BFA में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मतलब डिग्री में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बहुत छोटी सी लिमिटेड है या डिग्री तक है बस, उसका सिलेबस शायद लिमिटेड है बट उसको करने के तरीके लिमिटेड नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसको आप 70 तरीके से कर सकते हो, मतलब उस काम को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से आप चाहते हो। तो वहाँ पर आप अपना स्टाइल कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हो। अगर आप बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हो तो आपको एक पता चल जाता है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। आर्टिस्ट है, अभी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनको उस हिसाब से पे करा जा रहा है या उनको उस नज़र से देखा जा रहा है जिससे होना चाहिए? राइट। तो मेरे हिसाब से इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने लिए कैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो। मेरे हिसाब से जैसे कि कोई आर्टिस्ट है बहुत अच्छा काम कर रहा है बट ही इज़ नॉट पुटिंग एफर्ट्स ऑन हिज सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज़ पे, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहाँ पर आपकी वैल्यू शायद उस इंस्टाग्राम आर्टिस्ट से कम होगी। जैसे मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा काम नहीं है उनका, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा उनको रीच मिल रही है, मुझसे ज़्यादा उनको वो मिल रहा है। मैं भी अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे नहीं मानूंगी, क्योंकि काम आप ज़िंदगी एंड तक सीखते हो, और ज़िंदगी एंड तक जब तक नहीं हो रही है तब तक ही आप सीखते रहोगे। तो उसका कोई लिमिट नहीं है कि मैं अभी एक स्टेज पे बोल दूँ कि नहीं आई एम फाइनली एन आर्टिस्ट। हम होते हैं कहीं ना कहीं, बट काम हमें एंड तक करना पड़ता है। तो ऐसा ही होता है कि भाई उन लोगों को, जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है ना, उनको उनकी वजह से भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ ये है कि इंडिया में हालत ही ऐसी है, तो आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। आपको अगर आगे निकलना है तो कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि नहीं ये भी करो, तुम अपने लिए ये भी करो। आपको वो चीज़ खुद अपने लिए एडप्ट करनी पड़ेगी, तभी होगा। आपको पता है कि आपकी सिचुएशंस ख़राब हैं और आप उसको ठीक करने की जगह पे सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं खुद ठीक हो जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है वो। इतना कंपटीशन है, इतना स्कोप नहीं है, मतलब उतना चीज़ों को लेकर, तो जो आगे है वो तो आगे निकल ही जाएगा। तो खुद से वो चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। इसको लेके मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। इंस्टाग्राम पे क्या, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत ऐसे शॉर्ट्स देखे हैं, मतलब
उनकी आर्ट इतनी गंदी रहती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी, बस वो कुछ हुक्स वगैरह लगा देंगे, हेलो मेरे यूट्यूब की फैमिली, आज मैं फिर से आ गया हूँ वहाँ पे, इस टाइप की वीडियोस मैंने बहुत देखी है। मेरे को लग रहा है उस वजह से भी ना लोग ये सोचते हैं कि सारे ही ऐसे बनाते होंगे। हाँ, यही कि जैसे हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, आज हम करेंगे आर्ट, आज हम एक्रेलिक से ये बनाएंगे, मतलब कहानी ज़्यादा होती है और काम तो कुछ होता ही नहीं है। तो उन लोगों को हुक मिल रहा है, मतलब ऑडियंस को वो अपनी तरफ खींच के रख रहे हैं। तो अब हम भी सोचते हैं मतलब हमें भी करना चाहिए, बट फिर वही है, आपकी ऑथेंटिसिटी वहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब आप यूट्यूब पे तो सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर लोगे, बट रियल लाइफ में जो एक्चुअल आर्टिस्ट हैं उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी? कि अगर आप भी यही कर रहे हो तो सब यही सोचेंगे ना कि ये तो इसका तो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाला आर्टिस्ट है। तो मेरा तो ये है कि मुझे जेन्युइन काम करना है। इन्फ्लुएंसिंग इज़ एन अनदर थिंग। वो कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो अच्छी बात है, आपके काम से वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप जानबूझ के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जानबूझ के सब्सक्राइबर्स गेन करने की कोशिश कर रहे हो। आप करते जाओ जो आपको पसंद है, जो लोग आपको चाहते हैं या जिनको काम आपका पसंद आ रहा है वो जुड़ते जाएंगे आपके साथ। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने काम पे फोकस करो। जो लोग आपका काम पसंद करें वो खुद आकर आपसे जुड़ जाएंगे, तो आपको किसी को ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आर्टिस्ट करते भी हैं स्टार्टिंग की, भाई पैसा मिल जाए बस एनी हाउ, बिना सीखे, तो वो चीज़ गलत है। तो आप जैसे लाइव स्केचिंग के बारे में बता रही थी, थोड़ा और डीप से बता सकती हो उसे कि एक्चुअली कि स्टार्ट कैसे करना है और क्या क्या है इस पे? हाँ, लाइव स्केचिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और लाइव स्केचिंग मुझे करना इसलिए पसंद है क्योंकि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे चलती हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, या मतलब आसपास हो क्या रहा है। तो लाइव स्केचिंग एक आर्टिस्ट की लाइफ में इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि सपोज मैं बैठी हूँ और जस्ट मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरे आसपास जो लोग भी हैं मैं उनको सिर्फ अगर देख रही हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे, या उनके फेस पे एक्सप्रेशंस क्या हैं, मतलब वो किस चीज़ में इंडल्ज्ड हैं। तो शायद मेरी एज अ ह्यूमन देखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जब मैं देखने की कैपेसिटी मेरी बढ़ जाएगी, जब मैं ऑब्जर्व करना ज़्यादा सीख जाऊँगी, तो शायद मैं इमोशंस को और ह्यूमन्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊँगी और मेरे काम में भी वो दिखेगा। मतलब जिस तरीके से मैं बैठी हूँ लाइव और स्केच कर रही हूँ। अभी जैसे क्या होता है कि बिगनर आर्टिस्ट होते हैं, उनको नहीं पता होता है, वो बस कॉपी वर्क करते हैं, बट वहाँ तक नहीं सीमित रहना आपको कॉपी वर्क करना है एक टाइम तक, कि आप सिर्फ कर रहे हो कॉपी, वो ठीक है, आप सीखने के लिए कॉपी कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। बट आप कुछ अपना नहीं कर रहे हो, कुछ उसमें जैसा होता है ना कि हर एक चीज़, हर कला एक साधना है एक तरीके से। तो जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक में अगर रियाज़ नहीं करोगे तो म्यूज़िक नहीं उस लेवल पर आप उसको ले जा पाओगे, अपने गले को तैयार नहीं कर पाओगे। सिमिलरली आप अपने अगर हाथ को तैयार करना है, अपने दिमाग को तैयार करना है, जो चीज़ आप देख रहे हो वैसा बना पा रहे हो कि नहीं, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं देख पा रही हूँ और मैं उसको बना नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब मेरे हाथों की प्रैक्टिस कम है, यानी कि मैंने जो मैं देख रही हूँ वो नहीं बना पा रही हूँ, मतलब मेरा हाथ अभी उतना काम ही नहीं किया है शायद। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइव स्केचिंग आपको सिखाती है। लाइव स्केचिंग करने से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी आसपास है ना, वो आप बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हो और आपके काम में शायद वो इन फ्यूचर दिखता है। और ये एक तरीके से आपका रियाज होता है कि एक आर्टिस्ट को हमेशा लाइव स्केचिंग करनी चाहिए, अपने पास हमेशा एक स्केच बुक रखनी ही चाहिए। मैं हमेशा अपने पास स्केच बुक रखती हूँ, आज भी मेरे पास स्केच बुक भी है, मैं पेंसिल्स भी मतलब रखती हूँ हर चीज़, कि कभी ना कभी शायद मुझे कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ जाए, कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ जाए कहीं ना कहीं पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में या कहीं पे भी, स्केच ऑलवेज, मतलब हमेशा स्केच करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी बताया ना कि आप हमेशा अपने बैग में या अपने साथ ना कैरी करके रखती है स्केच बुक, तो एक आर्टिस्ट की लाइफ में स्केच बुक का क्या रोल है? मेरे लिए तो स्केच बुक बहुत मतलब एक प्रेशियस आइटम की तरह है जो मैं अपने साथ रखती हूँ। मतलब अभी भी मेरे पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और स्केच बुक इट्स लाइक कि कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आइडिया आ रहा है, आप उसको एकदम से उतार सकते हो, मतलब आप उस पर एकदम से ड्रॉ कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो शायद आप मिस करो कि यार ये चीज़ मैं कितनी अच्छी लग रही है, शायद मैं उसको बना लेता या बना लेती। तो एक स्केच बुक हमेशा होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी मस्ट हैव थिंग कि आप हमेशा कहीं भी जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, आप शायद उसको स्केच कर लो। मतलब अगर आपका मन है तो स्केच कर लो। अब तो वैसे भी फोटोग्राफी का ज़माना है तो यूजुअली लोग नहीं करते हैं स्केच, बट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई हम बाहर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास जो मतलब स्पेयर टाइम है, आप उसको यूज़ कर लो अपने काम को डेवलप करने के लिए। तो स्केच बुक वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फाइनल पेंटिंग से ज़्यादा प्रोसेस स्केच बुक में ही होता है, मतलब कि ये वो बनाया। मेरी स्केच बुक्स बहुत मैसी रहती हैं, मैं कभी भी उन आर्टिस्ट की तरह अपनी स्केच बुक्स को नहीं सजा पाती कि अरे यार एक टाइप का काम कर रही हूँ तो उसी टाइप के काम को ही मुझे कॉन्टिन्यूसली करना है, नहीं।
जब जो मन में आ रहा है मैं उसमें बना देती हूँ, और यही शायद स्केचबुक की ब्यूटी है कि वो जितनी रफ है वो उतनी खूबसूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है एक आर्टिस्ट की लाइफ का। जैसे आपने अभी कहा ना फोटोग्राफी कि आजकल जो है लोग फोटो खींच लेते हैं, ठीक है, तो एआई वाला जो आर्ट है अभी चल भी रहा था, ट्रेंड चल रहा था जिबली आर्ट वाला, तो उसमें और ह्यूमन आर्ट में कितना डिफरेंस है, या आपको लगता है कि एआई आने के बाद जो है ह्यूमन आर्ट की उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी थी? ये टॉपिक ना बहुत डिबेटेबल है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, एआई आ रहा है तो एआई बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जो कि मैं मानती हूँ कि एआई जो है आर्ट में बहुत इंप्रूवमेंट कर रहा है। मतलब आर्ट में नहीं, इन द सेंस कि वो प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है एट द सेम टाइम, कि आप जो काम पहले 1 महीना लगा के कर रहे थे वो शायद आप कुछ सेकंड्स में आपके पास आ जाएगा। कोई एनिमेशन है जो आपको सालों लग गए करने के लिए, कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं जो आप लगा रहे हो भाई आइडियाज़ सोच सोच के उसको कि कहाँ पे क्या बेस्ट रहेगा, वो शायद मिनटों में हो रहा है। वो चीज़ अच्छी है, बट हेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक ह्यूमन नीड जो होती है ना क्रिएट करने की, आई एम एबल टू डांस, आई एम एबल टू पेंट, आई एम एबल टू सिंग, आई एम एबल टू मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा पा रही हूँ, तो ये जो नीड है ना इसको कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर जब तक ये नीड इंसान के अंदर है ना, और ये नीड इंसान के अंदर हमेशा रहेगी, मतलब मरते दम तक रहेगी, क्योंकि इंसान बना ही क्रिएट करने के लिए है। आप कुछ भी देखो, आप स्टार्टिंग से देखो, केव आर्ट के टाइम से देखो, आप जो भी वहाँ पे उन्होंने वो स्क्रैचेस करके जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे उसको एज अ स्टिक फिगर में उन्होंने दिखाया हुआ है। तो वो क्रिएशन की जो नीड है ना वो हमेशा ज़िंदा रहेगी, और जब तक ये क्रिएशन की नीड है आर्टिस्ट को डरने की ज़रूरत नहीं है कि एआई उसका काम ले जाएगा या वो ले जाएगा। थोड़ा फ़र्क पड़ेगा शायद कि जॉब्स नहीं है उतने आर्टिस्ट के लिए, बट आप क्रिएट तो कर सकते हो ना, अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। भले ही आप कुछ दूसरे तरीके ढूंढ लो कमाने के, ठीक है, आप उस काम को सिर्फ कमाने के लिए करो, बट एटलीस्ट आप आर्ट तो क्रिएट करने के लिए करो ना, क्योंकि वो आपको इनर सेटिस्फेक्शन देता है। और जब तक इंसान के पास इनर सेटिस्फेक्शन आ रहा है किसी चीज़ को करने से, वो खुश रह सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। तो वो क्रिएशन वाली नीड कभी ख़त्म नहीं होगी आर्टिस्ट के लिए, तो डरने की कोई बात है ही नहीं इसमें कि वो शायद एआई उसकी जॉब खा जाएगा वो चीज़। जैसे ड्राइंग वगैरह बना रही है, पेंटिंग्स वगैरह बना रही है, तो आपको लगता है कि पहले से और अब में आपको कोई फर्क आया कि ऑब्जर्व करना मैं अब ज़्यादा सीख गई, पेशेंस आ गया है, या इस टाइप का कुछ और चीज़ें अब मेरे अंदर डेवलप हो गई है? हाँ, जैसे आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो बहुत टाइम तक एक ही चीज़ कर रहा है ना, या बहुत टाइम तक लगा कर कोई चीज़ कर रहा है, तो उसके अंदर उस चीज़ को करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितना रेपिटेशन बढ़ जाता है उतना ज़्यादा वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में, आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होता चला जाता है, और वो चीज़ जब आप कर रहे होते हो ना, शायद तब आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आपके काम में इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप खुद को देखते हो कि पहले मैं ये करता था या करती थी और अभी मैं ये कर पा रहा हूँ, तो एकदम से आपको सडन चेंज दिखता है कि हाँ, 6 महीने पहले शायद मैं कुछ और करती थी या कुछ और तरीके से सोचती थी, ठीक है, या मेरा देखने का नज़रिया कुछ और था, बट अभी 6 महीने बाद, 6 महीने के काम करने के बाद मेरा देखने का नज़रिया, मेरा लोगों से बात करने का तरीका, मतलब हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज मैं 2 घंटे लगाकर बैठी हूँ और मैं किसी चीज़ को दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है, और वो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऑब्जर्वेशन से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझना आ जाता है। तो आर्टिस्ट का इन वाले लोगों से, मतलब इस तरीके के लोग जो आसपास हमारे काम कर रहे होते हैं, जिनको कोई नोटिस नहीं करता है, हम उनको बहुत नोटिस करते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, हमें ऐसे सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं जो ह्यूमन इमोशंस को कन्वे कर सके, है ना। जैसे कोई अगर बैठ के मार्केट में कोई सब्जी बेच रही है एक वुमेन, तो उसको हम देखेंगे, हमें वो सब्जेक्ट प्यारा लगेगा, क्योंकि वो बैठ के सब्जी बेच रही है और उसकी वो रोजी रोटी है, हमारे लिए वो एक सब्जेक्ट है। हम उसको ऐसे देख रहे हैं कि यार अगर हम इसको अपने आर्ट में दिखाएंगे तो शायद लोग कनेक्ट कर पाएंगे उस चीज़ से। तो उन लोगों की सिचुएशंस, उन लोगों के जो भी हालात हैं उसको हम अपने आर्ट के थ्रू दिखाते हैं, जो जिससे लोग बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे हिसाब से मतलब गरीबी हो गया, या कुछ ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या कुछ ऐसे जो टॉपिक्स है ना जिनको देख के एकदम से ऐसा आता है यार, मतलब लोगों की लाइफ में कितना स्ट्रगल है, हम तो फिर भी कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान ने हमें जो भी दिया उसके लिए हमें ब्लेस्ड होना चाहिए। इवन दो हमारी सिचुएशंस सही नहीं रही, बट एटलीस्ट हम उनसे बहुत बेटर है, तो हमें हमेशा ग्रेटफुल फील होता है उन लोगों को देखकर। तो वो एक आर्टिस्ट के अंदर डेवलप हो जाती है कैपेसिटी, उन लोगों को देखकर ऑब्जर्व करने की, उनके चीज़ों को समझने की ज़्यादा। तो जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आपकी नज़रों में आर्ट है क्या? एक्चुअली व्हाट इज़ आर्ट? मेरी नज़रों में आर्ट, मतलब इसके ना बहुत सारे जवाब होते हैं कि हर कोई बोलता है मेरे लिए हैप्पीनेस है, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यही अभी इस टाइम पे ना मैं बस यही करना चाहती हूँ। मतलब 2-3 घंटे बैठ के, मुझे लाइव स्केचिंग बहुत पसंद है, भले ही अच्छी हो अभी या ना हो, जैसी भी है अभी, ठीक है, जैसे भी है, ग्रो कर रही हूँ धीरे धीरे,
बट वो चीज़ करना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बाहर से प्रेशर डाल रहा है कि या फिर मेरे पर किसी चीज़ का प्रेशर है कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो शायद अच्छा नहीं हो पाएगा। नहीं, वो चीज़ करके मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है, तो मैं उसको कंटिन्यूसली 2-3 घंटे तक आराम से कर सकती हूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के। मैं पूरे दिन अकेले जाकर मंडी हाउस पे काम कर सकती हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब इंस्पायर करती है, खुद से ही आती है। तो वो मेरे लिए आर्ट की डेफिनेशन वहाँ पर वो हो जाती है कि वो जो कुछ मेडिटेटिव टाइम होता है ना, कि जिसमें आप चाहते हो कि मतलब बस काम करना चाहते हो, यू वांट टू जस्ट वर्क। कुछ पेंटिंग हम जब बना रहे हैं तो हम सोचते हैं बहुत कुछ, उसके पीछे आइडियाज़ होते हैं, तो उसमें मुझे उतना ज़्यादा मज़ा अभी नहीं आता है। स्केचिंग में मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब वो ऑन द स्पॉट करने में, उसको बस करते जाने में वो जो फील होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप आर्टिस्ट नहीं होती तो आप क्या होती? मतलब ऐसा होता है कि बचपन में जो है हाँ। आपके अंदर आर्ट वाला शौक नहीं आता, तो अभी आप क्या बनती? बचपन से ही मुझे डांस करना बहुत पसंद है, और मतलब बहुत पसंद इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी मम्मी बोलती थी कि कहीं तो शांति से बैठ जाया कर, उधर तो बस ऐसे मटकती ही रहती है पूरे टाइम। अब तो वो चीज़ कम हो गई है थोड़ा सा, बट मैं अगर एक आर्टिस्ट नहीं होती तो आई वुड लव टू बी अ डांसर, क्योंकि मुझे डांस भी बहुत पसंद है। मुझे जितना आर्ट पसंद है उतना ही शायद डांस भी पसंद है। करने की कोशिश करती हूँ मैं, उतना अच्छा नहीं आता है मुझे, आता भी नहीं है मतलब, बट एक है कि नहीं, मुझे डांसर बनना था एनी हाउ। तो डांस कभी सीखने की कोशिश करी क्या? हाँ, डांस अभी मैं रिसेंटली सीख रही थी। मेरे सर शिवम सर ने मुझे सिखाया था। वो तो अभी वो 2-3 मतलब कुछ टाइम तक मैंने उनसे सीखा। क्लासेस में थोड़ा कम जाती थी, वो उसके लिए मुझे डाँटते भी थे। बट ये है कि अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करूँ और सीखूँ। और बहुत स्लो लर्नर हूँ मैं डांस में, मैंने वहाँ जाके ये सीखा, बट हाँ, आ जाता है और वो अच्छा लगता है कि जब आप बिगनिंग से कुछ चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे होते हो ना, वो बहुत अच्छा लगता है आपको कि यार यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव अपने साथ, अपनी ज़िंदगी में आप जो करना चाहते थे वो थोड़ा कर पा रहे हो। बिल्कुल। तो आज आप जहाँ पे हैं और आज से पीछे की जर्नी है आपकी, तो पूरी लाइफ को कैसे देखती है अपनी? पूरी लाइफ को मैं हमेशा से ये देखती हूँ कि जैसे मैं बचपन में चीज़ें सोचते थे हम कि यार ये करना है, वो करना है। हमें एक बचपन में ना शुरुआत में मम्मी पापा बोलते हैं कि 12th के बाद ऐसे होता है, कॉलेज होता है। तो बचपन के कुछ चीज़ें अलग होती हैं, मतलब जो हमें पेरेंट्स बताते हैं, और जब हम एक्चुअल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो डिफरेंट होती है। और उनकी बिल्कुल जर्नी अलग होती है, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं, हमारी जर्नी बिल्कुल अलग होती है। तो मेरी जर्नी को लेकर मुझे ऐसे लगता है कि जो भी चीज़ें बचपन से सीखी देखी, वो सब कहीं न कहीं ऐड अप होता है, आपका कनेक्ट करता है। आप कुछ सीख रहे हो तो वो चीज़ कहीं न कहीं कनेक्टिंग डॉट्स एक तरीके से हो जाते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी बोला है कि कनेक्टिंग द डॉट्स, जैसे उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी और उसको उन्होंने बाद में यूज़ किया था, ठीक है? जब भी वो कुछ मतलब कंप्यूटर में वो जो भी कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने उन चीज़ों को कनेक्ट किया, और वो उनकी लाइफ़ में सीखने की वजह से हुआ कि उन्होंने वो चीज़ सीखी और वो चीज़ आगे बढ़ी। तो मेरे हिसाब से भी शायद मैंने जो भी चीज़ें सीखी, वो कहीं न कहीं आपके काम आती हैं। तो लाइफ में, मेरी लाइफ में तो मैंने जो भी सीखा है वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं सब कुछ कनेक्ट हो जाता है कि दैट ये इस चीज़ वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीएफए का फर्स्ट ईयर मतलब मैं जल्दी से ही कर लेती, तो शायद मुझे नहीं पता चल पाता कि उसके पीछे का प्रोसेस क्या है। जो चीज़ें मैं प्रोसेस के थ्रू बच्चों को बता पाती हूँ अभी, कि इतना-इतना स्ट्रगल होता है, इतनी-इतनी चीज़ें होती हैं। तो वो शायद मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाती, उतना कनेक्ट करके नहीं बता पाती। स्टूडेंट्स मुझसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि मैंने कहीं से पढ़ लिया और मैंने बोल दिया। तो कहीं न कहीं वो जो 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा, वो बहुत काम आता है मेरी यूट्यूब जर्नी के थ्रू, जिससे कि स्टूडेंट्स बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो हमारी सिचुएशन है, ये हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तभी वो टिकते भी हैं। अदरवाइज़ मैं कहीं से देख पढ़ के बोल रही होती, तो शायद वो नहीं कनेक्ट कर पाते और शायद इतना ग्रो भी नहीं हो पाता वो चीज़। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब आपके पास ना कोई कैनवास है और ना कोई म्यूजिक, कोई साउंड, कुछ नहीं है, तब आप उस टाइम पे क्या फील कर रही होती है? क्या आप मतलब अपने आप को मोटिवेट कैसे कर रही होती है? मेरे जैसे मैं बैठी हूँ अभी, हम क्या होता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मतलब मेरा ये अभी हुआ नहीं है। इस तरीके की चीज़ें यूजुअली जब हम खाली बैठे होते हैं ना, तब हमारे दिमाग में आती हैं कि अरे यार ये भी करना है, अरे यार ये भी करना है। अभी मैं सोचती हूँ कि मुझे चीज़ें करनी है, बट एट द सेम टाइम खाली जब मैं बैठी होती हूँ, या जैसे मैं पार्क में जाती हूँ बुक लेके, या कुछ भी नॉर्मली बैठने भी चली जाती हूँ, वो वहाँ जाके मुझे बहुत ग्रेटफुल फील होता है। आई रियली अप्रिशिएट माई लाइफ कि मैंने जिस तरीके से डिसीजंस लिए हैं, या जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा मुझे उसके लिए यूनिवर्स सपोर्ट करता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी पावर है जो मुझे सपोर्ट करती है। मैं भगवान नहीं बोलूँगी, आई डोंट मतलब उतना ज़्यादा बिलीव नहीं कि भाई बिल्कुल लॉर्ड कृष्णा ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या लॉर्ड शिव ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई जस्ट बिलीव कि कोई कुछ तो है जो मैं काम कर रही हूँ उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे उस टाइम पे बहुत फील होती हैं, और ऐसा लगता है कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड
कि आई एम एबल टू डू ऑल दीज थिंग, तो वो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि येस दिस इज़ द लाइफ आई वॉन्ट टू लिव एंड आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू लिव इट, मतलब पूरा फुलेस्ट। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उस टाइम पे मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ कि थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच कि आपने चीज़ें जिस तरीके से मैं चाहती थी उस तरीके से आप कराते हो। बहुत मतलब मुझे फेलियर्स नहीं दिए हैं या कुछ भी, या फिर मैं भी शायद उन चीज़ों में, उन डायरेक्शन में काम करती हूँ, एक्शंस करती हूँ बहुत, तो वो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। एंड वन लास्ट मैसेज जो हाँ। आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी? मैसेज तो बस यही बोलूँगी कि आई थिंक ऑलवेज एम्ब्रेस योर फेलियर्स। मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है वो यही है कि फेलियर आपको ना पीछे नहीं धकेलता है। फेलियर से अगर आप वो देख रहे हो ना कि फेलियर क्यों है, किस वजह से है, वो आपको एक वो दे देता है कि पिंच ऑफ मोटिवेशन होता है ना, कि आप शायद काम नहीं कर रहे थे बट अब आप काम करने लग गए हो। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में वो एडअप कर देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। हर एक इंसान की लाइफ में फेल होना, उससे वो बहुत कुछ सीखता है। और अगर आप उससे सच में सीखोगे, क्योंकि मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ मैंने अप्लाई की है और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और उसको एम्ब्रेस किया मैंने हमेशा। मैं कभी नहीं सोचती कि मेरे इतने लाइफ के 2 साल वेस्ट हो गए या कुछ ऐसा, जो भी मेरी जर्नी में रहा है, या ये चीज़ उस टाइम पे क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो उसको एम्ब्रेस करते जाओ और हमेशा अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन रखो कि दैट यू वांट टू डू दिस। वो जो एक करने की चाह होती है ना, वो हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए, तो फिर शायद इंसान कुछ कर जाता है। तो वो ही मैं बोलना चाहूँगी कि ऑलवेज एम्ब्रेस योर फेलियर्स, और एक चाह ज़रूर रखो अपने अंदर करने की कि हाँ मुझे कुछ तो करना है, तो शायद कुछ कर जाओगे आप। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम हमको देने के लिए।